सभी बंधु और भगिनियों का उत्सव पारा में स्वागत, हार्दिक दिल से अभिनंदन है। आज हमारे बीच चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रकाश में गणित की संक्रियाओं को दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में कैसे जोड़कर हम समझ पाते हैं, इसको गौरी दीदी हम सबके बीच रखने वाली है। तो सर्वप्रथम मैं वंदना गीत के साथ आज की इस गोष्ठी की शुरुआत करते हैं। तो वंदना गीत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हरनिस बेटा जी को। वो वंदना गीत के साथ आज की गोष्ठी की शुरुआत करेंगे। की करे जिनसे सुशोभित है, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से पता नहीं उनकी आवाज में आ रही। उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की कृतज्ञता से सौम्यता से सौम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा जी एवं श्रीमान जी, आपने बहुत सुंदर ढंग से वंदना गीत को प्रस्तुत किया। आगे की इस कड़ी में मैं अब परिचय के रूप में गौरी दीदी के बारे में रखना चाहूंगी। तो गौरी दीदी को मैं 2009 से पहले की ही जानती हूँ। तो उस समय भी कृष्ण कुमार भैया जी के साथ अभ्युदय संस्थान अछोटी में आना होता था और एक जिज्ञासा लिए हुए एक कर्मठ व्यक्तित्व के रूप में मैंने दीदी को शुरू से ही पहचाना है। लगातार समझने की इच्छा से भाइयों के साथ मिलना और बाबा जी से मिलना, योगेश भैया जी से मिलना और जितने भी अभ्युदय संस्थान अछोटी में जो भैया जी जो दर्शन को लेकर अध्ययन शिविर कराते रहे हैं, उनसे लगातार उनका संपर्क रहना, इस तरह से एक जिज्ञासा लिए हुए जिस व्यक्ति में जो गुण होता है, वो तमाम गुणों के साथ मैंने दीदी को पहचाना है। और इसके बाद पिछले 10 वर्षों से लेके आज तक की इस यात्रा में जो एक साल में जो गति दीदी के अंदर मैंने देखा है, वो काफी सराहनीय है। लगातार साल भर हम सबसे जुड़े हुई है और पठन में तो काफी जिज्ञासा है, समझने की भी काफी जिज्ञासा है। साथ ही साथ एक नेतृत्व क्षमता के रूप में जिस तरह से वो जिम्मेदारी लेकर मन तन धन से लगी हुई है और हम बहनों को, सभी बहनों को, भाइयों को जोड़ने के क्रम में परस्परता में न्याय को जिस तरह से सबको स्थापित कर पा रही है, जोड़ पा रही है, लगातार सबसे बात करना, कांटेक्ट करना और सबके हिम्मत को बढ़ाना, साथ ही साथ सबको समझने के लिए पूरकता को निभा रही है। इस तरह से कर्मठता के साथ दीदी लगातार प्रयास कर रही है। और ऐसे में हम देख पाते हैं सभी बहनों का लगभग जब बात होता है तो ये सबका एक राय आता है कि दीदी जो है सबको ऐसे जोड़ के रखी हुई है। तो इस प्रकार से संबंधों में प्रगाढ़ता भी देखने को मिला। और परंपरा की यदि शिक्षा में देखे तो दीदी भी बहुत सारी उपलब्धियों के साथ है जो उसके व्यक्तित्व को निखारता ही है। एजुकेशन में एमएससी गणित में की हुई है दीदी और बीएड भी है। साथ ही साथ एनसीसी में भी और स्काउट गाइड में भी गाइड कैप्टन का दायित्व निभाई है और शिक्षा श्री अवार्ड से भी सम्मानित है। 25 साल परंपरा की शिक्षा में और 5 साल चेतना विकास मूल्य शिक्षा
अभिभावक विद्यालय रायपुर में अपनी भागीदारी दी है। इसके साथ ही टीचिंग लर्निंग मटेरियल निर्माण में दो अवार्ड भी दीदी को प्राप्त हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, गणित की संक्रियाओं को दैनिक जीवन एवं व्यवहारिक जीवन से कैसे हम जोड़कर देख पाते हैं, इसके लिए 2-3 बहनों के सहयोग से दीदी ने कक्षा तीसरी की पाठ्य पुस्तिका तैयार की है, जिसका अभी हम सबको जिसका सुनना होगा। और परिवार में यदि देखें तो ईला बेटा जी सुपुत्री के रूप में, और ओम बेटा जी एक बेटा है, और श्री कृष्ण कुमार भैया जी श्रीमान जी है जो एमटेक किए हुए हैं और वर्तमान में डाइट में व्याख्याता के पद पर है। तो पूरे परिवार में भी यदि देखते हैं तो जितने बहनें अभी जुड़ पाई है, दीदी के परिवार की जो एक संगठन की जो मजबूती दिखाई देती है संबंधों की, तो जो बहन लोग सभी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ दीदी के माता जी का भी छोटी परिवार में आना हुआ, और मैं जैसा देख पाती हूँ तो काफी परिवारों में भी बहुत सामंजस्य की स्थिति दिखाई देती है और पूरे परिवार को जोड़ के रखी हुई है। तो एक ऐसे सफल व्यक्तित्व का आज हमको सुनना है, तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ गौरी दीदी जी को इस मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए। धन्यवाद सावित्री दीदी जी। सभी को नमस्ते। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय बाबा जी के चरणों में कृतज्ञता सुमन अर्पित करते हुए रायपुर से मैं गौरी। जैसा कि आज का टॉपिक मिला है, गणित की संक्रियाओं को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रकाश में कैसा दिया जाता है, तो इसके ऊपर मैं अपनी बात रखूंगी। और सत्यापन के रूप में बचपन से ही मैं शोधरत थी कि हर मानव खुश कैसे रह सकता है, सुखी कैसे रह सकता है। इसी क्रम में परंपरा में शोध हुए और इसी क्रम में मुझे 2009 में नीति दीदी से पहली बार जीवन विद्या शिविर करने का अवसर मिला। उसके बाद 2009 में श्रीमान जी ने अध्ययन शिविर किया छोटी जाकर, और 2012 में मुझे भी अवसर मिला। और मैं यदि ये देखूं तो उसमें ऐसा लगता है कि केवल एक बार अध्ययन शिविर करने के बाद निरंतरता नहीं बनी रहती है, तो स्पष्टता में प्रॉपर वो नहीं आ पाता है। तो मैं ये देख पाई हूँ कि यदि मैं देखूँ कि जीवन विद्या का कब से जुड़ा हुआ, तो मैं इस 1 साल से ही मानूंगी, जब से अभी उत्सव पारा साकरी में जीने का अवसर मिल रहा है। तो इसी समय से अध्ययन अभ्यास के क्रम ज़्यादा गहनता से शुरू हुए हैं। तो अभी मैं समझने के क्रम में हूँ, और साथ ही साथ समृद्धि के लिए ये प्रयास है कि कैसे अभी परिवार के स्तर पे हम लोग श्रम करके कुछ स्वावलंबन के छोटे छोटे से तरीके शुरू कर सके, ऐसी मानसिकता पूरे परिवार में बन रही है। तो बस अध्ययन अभ्यास का क्रम है, और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मेरे आदरणीय माता पिता जी के साथ, जिन्होंने उस समय में नर नारी में समानता वाली बात को देखते हुए मुझे आज से 35 साल पहले एमएससी करवाया, और हर जगह पर कभी ये भेदभाव नहीं रखा लड़के लड़कियों में। और तो पूरे मेरे मायके पक्ष के प्रत्येक मेरे जो सभी बहनें हैं और जियाजी लोग हैं, बड़े भाई छोटे भाई, सब के प्रति भी कृतज्ञ हूँ। साथ ही योग संयोग से मेरा गायत्री परिवार से जुड़ना हुआ, और मेरी शादी शांति कुंज हरिद्वार में हुई। और मेरे ससुराल पक्ष में बहुत ही ज़्यादा नारियों का सम्मान वाली बात रही शुरू से ही। मतलब वो एक ही कोटेशन पर काम करते कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो उन्होंने परिवार में भी इस भाव को मैंने जीते हुए देखा है। तो नारियों का मेरे परिवार में, तो एक तो गायत्री परिवार में होने के कारण भी, और भी जो भी रीज़न रहे, पर बहुत अधिक सम्मान मिला। तो मुझे एक नया शेप मिला यहाँ आकर। और योग संयोग से मेरी शादी चूँकि छत्तीसगढ़ में हुई, तो श्रीमान जी की जॉब भी इधर थी, तो मैं ट्रांसफ़र होके मेरा इधर आना हुआ। तो मैं तो सौभाग्य समझती हूँ कि छत्तीसगढ़ में शादी होने के कारण, श्रीमान जी के यहाँ होने के कारण मेरा रायपुर आना हुआ, और फिर मुझे जीवन विद्या का प्रस्ताव मिला। तो जो बचपन से मेरा शोध था, जब मैं मानव को दुखी देखती थी तो ऐसा लगता था ऐसा मैं कुछ करूँगी बड़ी होके जिससे कि प्रत्येक मानव सुखी रह सके। तो ऐसा लगा कि यहाँ आके जो विकल्प मिला जीवन विद्या के रूप में, तो यहाँ लगा कि मेरी तलाश पूरी हुई। और इसको समझकर
और इस दर्शन के प्रकाश में जीकर प्रत्येक मानव सुखी हो सकता है, ये आश्वासन मिला। और उसी क्रम में एक छोटी सी शुरुआत उत्सव पारा के रूप में, जीने के मॉडल के रूप में 1 वर्ष पूर्व योगेश भैया के शिविर के दौरान जो ये शुभ घटना घटी और 17 परिवारों ने जाके वहाँ 28 एकड़ जमीन को खरीदने का निर्णय लिया, और आज उसका एक छोटा सा रूप जो अंकुरन हो रहा है अभिभावक शिक्षक प्रशिक्षण के सामने आप के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में आना, उत्सव पारा से जुड़ना, इस दर्शन का मिलना मेरे जीवन को धन्य बना दिया। तो मैं उन सभी प्रत्यक्ष मेरे जो संबंधी रहे उनके प्रति भी और अप्रत्यक्ष जिनका भी योगदान मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मिला है, और सारे प्रबोधक और जीवन विद्या परिवार के भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति, छत्तीसगढ़ के सारे शिक्षक बंधु भगिनियों के प्रति भी जिन्होंने अध्ययन के समय में भी पूरकता उपयोगिता निभाई, और आज भी उत्सव पारा के रूप में पूरे उत्सव पारा के बंधु भगिनी सब लोग जिस तरह से परस्पर हम पूरकता और उपयोगिता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, तो ये विश्वास हो गया है कि निश्चित ही जो एक लक्ष्य हमारा जो बना है परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था, तो इसमें हम जीकर अपने लक्ष्य को साथ साथ जीकर प्रमाणित कर पाएंगे, ये एक विश्वास बना है। तो इन सब के प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, और साथ ही श्रीमान जी के साथ साथ मेरी बेटी इला और बेटा जी ओम का भी बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने मेरे गति के लिए कभी भी बाधा न बनने बल्कि मुझे प्रेरित ही किए और सहयोगी किए। तो सभी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। दीदी नमस्कार, आवाज आपकी बिल्कुल साफ आ रही है जी। और आज हमारे दिल्ली सरकार के बहुत सारे शिक्षक, गणितज्ञ, प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं जी, तो उनका मैं स्वागत करता हूँ। जी जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी बात शुरू करूं फिर? जी दीदी जी, तो इसमें अब अपन देखते हैं, जैसा कि अपना टॉपिक ही है कि गणित की संक्रियाओं को चेतना विकास मूल्य शिक्षा के प्रकाश में हम कैसे देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात ये आती है कि गणित क्या है। तो गणित का अर्थ है गणना करना या गिनना। गणित को जब हम समझते हैं तो कब समझना होता है, जब हमको व्यवस्था में जीना होता है, तब हम गणित को समझते हैं। तो गणित को समझना अर्थात व्यवस्था को समझना, और व्यवस्था के क्रम में रूप व गुण को समझने वाला भाग में गणित की आवश्यकता होती है। वह अपनी जरूरतों को पहचान कर, गिन कर उसे निश्चित कर सके, व श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर परिवार व समाज में समृद्धि का भाव ला सके, इसके लिए हमको गणना की आवश्यकता होती है। तो यदि हम देखें कि मानव की कितनी आवश्यकता है, तो मानव की कुल 6 ही आवश्यकता है। जैसे हम देखें कि जो हमारी सामान्य आकांक्षा है आहार, आवास और अलंकार। यहाँ अलंकार से तात्पर्य है शरीर को ठंड, गर्मी, बरसात से बचा के रखने के लिए, मर्यादा के लिए हम जो भी चीज अपने धारण करते हैं, जैसे हम चप्पल भी पहनते हैं, चश्मा भी लगाते हैं, जो भी चीज, तो ये सारे अलंकार के अंतर्गत आता है। इसी क्रम में हम देखें महत्वाकांक्षा के रूप में तो दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन। तो कुल मिला के मानव की ये 6 ही आवश्यकता है, आहार, आवास, अलंकार, सामान्य आकांक्षा, दूरगमन, दूरश्रवण और दूरदर्शन, महत्वाकांक्षा। इसीलिए 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की मानसिकता में यदि आहार व आवास तथा अलंकार से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के माध्यम से हम गणित की संक्रियाओं को कैसे समझा सकते हैं और सिखा सकते हैं, ये चीज उनको बताने के लिए गणना के माध्यम से हम समझाते हैं, और उसी के लिए हम गणना करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गणना हमको किन की करनी है। तो गणना एक्चुअल में वस्तुओं की ही करनी होती है। यहाँ वस्तु का क्या तात्पर्य हुआ? तो वस्तु का तात्पर्य यहाँ हुआ वस्तु यानी वास्तविकता। वास्तविकता को देखने जाते हैं तो 2 ही तरह की वास्तविकता है, पहला इकाई और दूसरा व्यापक। अब इकाई को यदि देखने जाते हैं तो इकाइयों की सीमा होती है, इसीलिए इसे हम गिन सकते हैं, और इकाइयों का आकार एवं भार होता है, इसलिए हम इसका नापतोल कर सकते हैं। फिर दूसरी एक वास्तविकता है व्यापक, जिसको हम कहते हैं खाली जगह। तो खाली जगह और इकाइयों के सहअस्तित्व से ही पूरी प्रकृति बनी हुई है। तो व्यापक चूंकि असीम है, इसकी सीमा नहीं होती है, इसीलिए इसे हम गिन नहीं सकते हैं, न ही इसका नापतोल कर सकते हैं। लेकिन
व्यापक की जो महिमा है कि चारों ओर से व्यापक से घिरी होने के कारण इकाइयां एक एक रूप में अलग अलग आकार, आयतन, घन के रूप में दिखाई देती है। इकाइयां वो व्यापक के सहअस्तित्व से ही संपूर्ण प्रकृति है। तो दो इकाइयों के बीच की दूरी को भी जब हम नापते हैं तो वास्तव में देखा जाए तो हम व्यापक को ही नापते रहते हैं। अर्थात इकाइयों में सापेक्षता में जो गति होती है वो भी व्यापक के ही कारण होती है, क्योंकि व्यापक खाली स्थान होने के कारण पारदर्शी भी है, हम वस्तुओं को देख भी पाते हैं, और पारगामी भी है, हम आर पार भी जा सकते हैं या जाते ही है। फिर इसमें यदि देखें कि कुल कितनी इकाइयां है, तो अवस्था के रूप में 4 ही इकाइयां है। पदार्थावस्था जिसके अंतर्गत मिट्टी, पत्थर, मणि, धातु, ग्रह, गोलादि चीजें हैं। दूसरी है प्राणावस्था जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे हैं। और तीसरा है जीवावस्था जिसमें सारे पशु पक्षी। और सबसे विकसित इकाई है मानव, जिसको ज्ञानावस्था में रखा गया है। तो मानव जो है श्रम पूर्वक प्रकृति के साथ उत्पादन करके परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करते हैं। समृद्धि का अर्थ है सम के अर्थ में वृद्धि, जो प्राणावस्था का धर्म है। केवल प्राणावस्था में ही वृद्धि होती है, प्रकृति में समृद्धि है ही। यदि हम एक बीज डालते हैं तो धरती से हमको अनेक बीज प्राप्त होते ही है, और ये पुनः आवर्तनशील विधि से अनेक पौधों व फल हमको फिर से मिलते ही है। जब हम श्रम पूर्वक आवश्यकता से अधिक उत्पादन करते हैं तो श्रम का सम्मान कर पाते हैं, जिससे हमारी मानसिकता में वस्तुओं का सदुपयोग, सुरक्षा व संवर्धन का ध्यान बना रहता है। तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए हमको क्या करना है, उत्पादन क्यों करना है, कितना करना है, कैसे करना है, इन सब चीजों में स्पष्टता के क्रम में ही जब कितना को हम देखने जाते हैं तो फिर हमको गणित की जरूरत पड़ती है। तो कितना को समझने के लिए गणित है। गणित को हम 2 विधियों से समझते हैं। एक है मात्रात्मक जिसमें हम गिनकर समझते हैं, और दूसरा है मापात्मक। यदि कोई चीज हमको गिनना है, मानों को गिनना है या फल को गिनना है या और किस चीजों को, तो यहाँ पर हम उनको गिनते हैं। यदि हमको चावल को करना है, यदि कि कितना चावल बनाना है, तो यहाँ पर हमको नापना होता है। और इसी के साथ यदि हमें देखें मापात्मक में, तो जैसे हमको ये पता करना है कि भाई यदि कितनी मीटर लंबी साड़ी चाहिए या कुर्ता पायजामा बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा चाहिए, तो इस तरह से इनको हम माप कर गिनना होता है। तो इस तरह से 2 हो गया, एक तो मात्रात्मक और दूसरा मापात्मक। मात्रात्मक व मापात्मक मापन के अंतर्गत हम संख्याओं के माध्यम से अपने दैनिक जीवन के कार्यों का व्यवस्थित रूप में करने के लिए जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तब जो हमने प्रतीक चिन्हों को माना है, जो 1 से लेकर 9 तक के अंक और शून्य, इनकी मदद से और कुछ गणित के जो संकेत है, धन, ऋण, गुना, भाग, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, तो इन अंकों और इन संकेतों के माध्यम से हम रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से देखा जाए तो गणित एक भाषा ही है जो हमको कार्य करने में, रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी हो जाती है हमको इससे। तो अब ये देखते हैं हम कि गणित की मुख्य संक्रियाएं कितनी हैं। तो इसमें देखा जाए तो मुख्य तो 4 ही संक्रियाएं हैं। पहला है मिलन, दूसरा है घटाना, तीसरा है गुना और चौथा है भाग। तो थोड़ा सा अब हम इनको क्रम से समझेंगे। उसके पहले यदि हमें देखें कि इन मानक प्रतीकों के द्वारा, इन संक्रियाओं द्वारा गणित को जब लिखित रूप में हम व्यक्त करते हैं तो हमको आसानी होती है, लेकिन हमको इस बात का ध्यान रखना है कि समझते समय वस्तु ही समक्ष होती है। समझते समय वस्तु ही समक्ष होती है और वस्तु के साथ आसानी से समझा जाता है, प्रतीकों के साथ आसानी से लिखा जाता है। तो ये लिखना जो है ये व्यवस्था के लिए है, लेकिन समझना तो वस्तुओं के साथ ही होता है। तो अब हम क्या समझते हैं या इससे हमको क्या फायदा होता है, तो इसमें देखते हैं कि कितने को समझने के लिए हमको गणित, व्यवस्था में समझने के लिए गणित की जरूरत, व्यवस्था में जीने के लिए गणित की जरूरत, संबंधों में निर्वाह के लिए गणित की जरूरत, तर्क एवं अनुमान क्षमता लगाने के लिए गणित की जरूरत होती है। साथ ही हमने एक चीज ये भी देखी कि शिशु जो है जन्म से ही जिज्ञासु होता है, वो हर चीज को जानना चाहता है। जैसे वो बोलना शुरू करता है तो ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, ये सब वो पूछता ही है, क्योंकि वो जानकर ही तृप्त होता है। ज्ञानावस्था की ये गरिमा है कि वो हर चीज को जानता है और जानकर वो खुश होता है।
और संबंधों को निर्वाह करके जब वो इस तरह से संबंधों में निर्वाह करता है और न्याय घटित होता है, परस्पर पूरक होता है और इस तरह से पूरकता निभाते निभाते धीरे धीरे उसकी उपकार दृष्टि विकसित हो जाती है, जिस दृष्टि को हम धर्म दृष्टि या व्यवस्था दृष्टि भी कहते हैं। और इस तरह से सारी चीजों को जानकर जो सत्य बोध की बात हम कहते हैं जीवन में, जो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा में जो बुद्धि के स्तर पर जो रितंभरा है, पूरा ब्रह्मांड कैसा है, चारों अवस्थाएं कैसी है, इनके बीच में अंतर संबंध क्या है, जब इनको वो समझ जाता है, और ये जिम्मेदारी किसकी है, हम गुरुओं की, हम अभिभावकों की, कि पूरा अस्तित्व जैसा है, पूरी अवस्थाएं जैसी है, उनके बीच में क्या अंतर संबंध है, इसको वो जानना चाहता है तो उसका हम बोध करा दे। तो ये गुरु के रूप में, एक पेरेंट्स के रूप में हमारी जो जिम्मेदारी है उसको अर्थ सत्य बोध कराना। जब उसकी जो रितंभरा सत्य से भर जाती है तो फिर व्यक्ति का मतलब ही है व्यक्त होना, वो चाहता ही व्यक्त होना, तो जब वो सत्य से भरेगा तो सत्य को व्यक्त करेगा। तो और अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वो विशेषता में नहीं जाएगा। अभी बच्चों को थोड़ा गणित आता है तो अपने आप को 30 मार्क का समझने लगते हैं। जब हम उनको ये बताते हैं कि बेटा ये तो सामान्य बात है, मम्मी देखो आपकी, पहले तो जैसे माएं अनपढ़ भी हुआ करती थी, लेकिन मम्मियां देखो कितना परफेक्ट उनका कैलकुलेशन होता था कि कितने मेहमान आए हैं तो मुझे कितना दाल चावल बनाना है, कितना यदि सब्जी बनाना है तो कितना उसमें नमक डलेगा, कितनी मिर्च डलेगी, तो रेशो इतना परफेक्ट होता है, जबकि कोई नाप तोल नहीं करती है, न खाना कम पड़ता है न खाना ज्यादा होता है। तो बच्चों को जब ये बताओ कि बेटा देखो मम्मियां तो रोज घर में किचन में कर ही रही है गणित, तो अब बच्चे वहां विशेषता में नहीं जाते हैं कि मैंने जोड़ घटाने के लिए तो कोई बहुत बड़ा काम कर लिया, ऐसी बात नहीं, ये बात उसको समझ में आती है। तो फिर वो विशेषता से श्रेष्ठता की ओर जाता है कि यदि मुझे कुछ आ भी गया है तो जिन भाइयों को नहीं आया मैं उनको समझाने में पूरक बनूं, और मुझे कुछ नहीं आया मेरे किसी भाई को आ गया तो मैं उससे समझ लूं, और यदि मैं कुछ सीख लिया हूं तो सिखा दूं, मैं यदि मुझे नहीं आया तो मैं सामने वाले से सीख लूं। तो समझना, जीना, समझाना, सीखना, करना, सिखाना, ये जो उपकार दृष्टि है ये बहुत अच्छे से बच्चे में हम ट्रांसफर कर सकते हैं और उसको विशेषता के बजाय श्रेष्ठता की ओर हम उसको ले जा सकते हैं, उसकी दृष्टि को। और शिक्षा का उद्देश्य भी तो इतना ही था कि शिशु जब जन्म लिया था वो जिज्ञासु था, वो न्याय का याचक था, वो सत्य सही कार्य व्यवहार करना चाहता था, वो सत्य वक्ता होना चाहता था। लेकिन अभी की शिक्षा में ये हम पूरा नहीं कर पाए। यदि हम उसकी जिज्ञासा को, उसके रितंभरा को सत्य से भर दे, न्याय दृष्टि जो वो न्याय का याचक था, न्याय प्रदायी क्षमता उसको हम संपन्न, उसकी ऐसी योग्यता बन जाए कि न्याय प्रदायी क्षमता उसमें आ जाए, वो सही कार्य व्यवहार की योग्यता से संपन्न हो जाए और वो सत्य वक्ता हो जाए सत्य को जानकर। यही मात्र केवल शिक्षा का उद्देश्य था, जिसमें अभी तक हम बहुत प्रयास हमने किए हैं पर अभी तक पूरे तो नहीं पड़े हैं, इसमें कमी तो रह गई है। तो उस कमी को ही देखा गया। तो मैं ये देखी थी कि अब 25 सालों से जो गणित पढ़ा रही थी तो बच्चे गणित से बहुत डरते थे, तो कैसे उनके डर को दूर किया जाए, तो इन संक्रियाओं को कैसे समझाया उनके साथ, तो यही चीजें आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें मिलन को कैसे देखते हैं। तो मिलन में ये समझ में आता है, मिलन यानी योग, जिसको हम बोलते हैं जोड़ना। तो अभी हम क्या करते हैं, बोर्ड पे बहुत लंबे चौड़े अंक लिख देते हैं, बच्चा जोड़ लेता है, पर दैनिक जीवन से उसका कोई काम वो नहीं। ऐसे घटाने को देखिए तो 100 में से 75 चले गए तो 25 बचे, अब उसको लगता कहाँ चले गए, या धन 50 और ऋण 50 जीरो हो गया, बच्चा कंफ्यूज कि आखिर ये कहाँ गायब हो गए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि व्यवस्था की दृष्टि में योग क्या चीज है। तो प्रकृति में एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ मिलना किसी व्यवस्था के अर्थ में ही होता है, इसे ही हम योग या मिलन कहते हैं। और यहाँ जो चीज है हर चीज व्यवस्था के अर्थ में है। जैसे यदि बच्चा विद्यालय आ रहा है तो हम उसको बोलते देखो बेटा जी आप अलग अलग घरों से उस बस में बैठ के विद्यालय आए, तो क्यों आए, यही तो मिलन हुआ आपका। बस में संख्या बढ़ती गई, आप मिलते गए, तो आपका प्रयोजन क्या था। तो बताते कि अध्यापिका जी हम विद्यालय समझने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। बेटा क्या समझना है, तो हमको कैसे जीना है, व्यवस्था को समझना है।
क्यों समझना है व्यवस्था को? क्योंकि मानव का लक्ष्य ही है निरंतर सुखी होना। तो वो जो मानव लक्ष्य को हमको पाना है, वो लक्ष्य हमको कब मिलेगा? जब हम व्यवस्था को समझ के व्यवस्था में जी पाएंगे। तो विद्यालय हम समझने के लिए आते हैं, सीखने के लिए आते हैं, स्किलों को हम सीखते हैं, करते हैं, शिष्टाचार को हम सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चों को ये भी समझ में आता है कि जो मिलन हो रहा है वो व्यवस्था के अर्थ में हो रहा है। फिर जब बच्चे वहां से घर जाते हैं तो वहीं अपन उनको घटाना भी बता सकते हैं कि देखो बेटा जी, जैसे जैसे जिनके स्टॉपेज आए वो उतरते चले गए तो संख्या आपके बस में कम हो गई, तो वो भी व्यवस्था के अर्थ में ही हुआ, कोई गायब नहीं हुए हैं, अस्तित्व में है ही। तो यहाँ इतनी बातें हो गई कि यदि मिलन भी हो रहा है तो व्यवस्था के अर्थ में ही है, और यदि घटाना भी हो रहा है तो व्यवस्था के अर्थ में ही है। और बहुत सारे उदाहरण हम बच्चों को बता ही सकते हैं पेड़ों के माध्यम से कि भाई यदि एक पेड़ पे मान लो 25 चिड़िया थी, उसमें 5 चिड़िया और आके बैठ गए तो कितनी हो गई। हमने अपने खेत में यदि 100 आम के पेड़ लगाए थे, इस साल हमने 50 आम के पेड़ उत्सव पारा में और लगा दिए, तो कुल कितने हो गए। तो इस तरह से दैनिक जीवन से जोड़ के भी हम उनको बता सकते हैं। उसके बाद यदि हम देखिए घटाने की अवधारणा को, तो इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है घटाना वाला, क्योंकि इसमें वो कम होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अपने आसपास में व्यवस्था के अर्थ में इकाइयों का स्थान परिवर्तन होता है या रूप परिवर्तन होता है, और ये जो दोनों परिवर्तन है वो व्यवस्था के अर्थ में ही होते हैं। इस तरह मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में या तो व्यवस्थित कार्य करने के लिए वस्तुओं का स्थान परिवर्तन होता है या रूप परिवर्तन होता है, और इसे ही वर्तमान में हम घटाना कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए कि भाई परिवार में मान लीजिए 10 सदस्य थे, तो 4 सदस्य तो विद्यालय चले गए, 3 सदस्य रोपा लगाने खेत में चले गए, 2 सदस्य किसी काम से और कहीं चले गए, और अब घर में कितने बचे तो बच्चे खुद ही बता देते हैं कितने बचे। पर बेटा ये क्लियर है कि ये कहाँ गए, तो बच्चों को भी पता है कि वो भी व्यवस्था के अर्थ में कोई समझने के लिए गए हैं, और माता जी यदि साथ में विद्यालय गई तो समझाने के लिए गई है, और यदि बाकी जो खेत में गए तो उत्पादन के लिए गए हैं, श्रम करने के लिए गए हैं, ताकि परिवार में समृद्धि प्रमाणित हो। तो इस तरह से जो स्थान परिवर्तन हुआ है ये भी घटा नहीं हुआ, पर वो व्यवस्था में है ही। तो ये व्यवस्था स्थान परिवर्तन की बात हो गई। अब यदि हम रूप परिवर्तन को देखें तो भाई जैसे मान लीजिए हमने मान लीजिए कि 200 आम तोड़ के लाए खेत से, तो उसमें हमने 100 आम का घर में अचार बना लिया, तो 100 आम का क्या हुआ, आम से अब वो अचार में कन्वर्ट हो गए, तो उनका रूप परिवर्तन हो गया। और उसमें से जो बाकी 50 आम थे वो हमने बाजू वाली चाची को दे दिया अचार बनाने के लिए, तो वो स्थान परिवर्तन हो गया। तो आम गायब नहीं हुए, 100 आम जो थे उनका अचार बन गया, तो वहां पे उनका रूप परिवर्तन हुआ, जो हमने चाची जी को दिए वो स्थान परिवर्तन हुआ। तो इस तरह से जो घटाना है वो भी स्थान परिवर्तन और रूप परिवर्तन के रूप में व्यवस्था के अर्थ में ही होता है। और फिर धीरे से हम उनको आगे बता देते हैं कि बेटा ये जब हम बोर्ड पे करेंगे तो फिर इसको हमको इस तरह से ऋण चिन्ह, ये जो एक संकेत ही है बेटा ये भी माना हुआ है, तो इन संकेतों के आधार पे हम उनको जोड़ लेते। जब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना, कुछ हिसाब किताब करना, भाई गौशाला में जैसे हर दिन कितने लीटर दूध हो रहा है, तो समृद्धि कितने लीटर दूध जा रहा है, तो हर पूरे महीने भर में कितने लीटर दूध गया, तो ये सारी चीजों को हम करने के लिए ही ये गणित हमको बहुत सहयोग करता है। अब फिर इसके बाद यदि बहुत सारे हम ये भी फिर बच्चों को दे सकते हैं क्वेश्चन के रूप में कि बेटा जी आप बताइए कि दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ पर स्थान परिवर्तन को देखते हैं, कहाँ कहाँ रूप परिवर्तन को देखते हैं, तो बच्चे खुद ही बताते हैं। जैसे एक बेटा जी बताए कि मम्मी जी वहां से गाजर लाई थी खेत से, छोटी के बेटा जी बताए ईशान बेटा जी, तो मम्मी जी ने 1 किलो गाजर का तो हलवा बना लिया और 1 पाव गाजर को काट के सलाद बना लिया, तो ये उनका रूप परिवर्तन हो गया। और कुछ गाजर मम्मी जी ने बाजू वाली चाची को दे दिए, तो ये स्थान परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से बच्चे स्थान परिवर्तन की घटना को भी देखते हैं, और उनकी जो वो मतलब और क्या कहेंगे लॉजिक खुलता है, वो देखते हैं हर जगह, फिर वो चीज देखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम घटाने को भी समझा सकते हैं। और बहुत सारे उदाहरण हैं, चूंकि मुझे आज पूरे 14 चैप्टर कवर करना है और इनको मैं पहले में भी बता ही चुकी हूँ, तो अभी थोड़ा ब्रीफ करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। तो अब इसमें बहुत सारे उदाहरण हम बता ही सकते हैं कि भाई यदि एक टोकरी में इतने आम हैं और उसमें से कुछ आम हमने चाची को दे दिए, तो अब कितने आम बचे, इस तरह का हो गया। फिर अब आगे आती है गुना की अवधारणा। तो गुना की अवधारणा देखने जाते हैं तो हम प्रकृति में देखते हैं तो ये हमको दिखता ही है
कि एक बीज से पौधे और पौधे से कई बीज होते हैं। जैसे एक आम के पौधे को लगाने पर हमको कई आम प्राप्त होते हैं बीज के रूप में, फल के रूप में, और इस तरह से हर जाति और प्रजाति के वृक्ष अपने को दोहराते हैं, इसीलिए तो धरती में इतनी समृद्धि है। तो इस तरह से प्रकृति में भी दोहराना होता ही है। इस तरह प्राणावस्था की प्रत्येक इकाई अपने को दोहराती है, दोहराना ही गुना है। इस तरह गणित में हम देखते हैं कि समान संख्या की वस्तु की गणना करना हो तो हम बार बार एक निश्चित संख्या के निश्चित समूह को बार बार मिलाते हैं। जैसे हमने पहले 2 आम लिए, उसमें 2 आम और मिला दिए बेटा जी, तो 4 हो गए, फिर 2 मिला दिए तो 6 हो गए। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम एक निश्चित समूह को बार बार उसमें ऐड कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो दूसरी भाषा में क्या है, तो रिपीटेटिव एडिशन ही मल्टीप्लीकेशन है। और इसी को जल्दी करने के लिए हम ये जो गुणे का चिन्ह एक प्रतीक रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो अब इसमें फिर कुछ ये भी बातें आती है कि बेटा जैसे 7 गुणित 1 7 हुआ, 7 गुणित 2 14 हुआ, तो 7 गुणित 0 0 कैसे? तो बच्चे खुद ही सोचते हैं उस बात को कि सोचो बेटा जी ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उनको बताना होता है कि बेटा जब 7 वस्तुओं को आपने एक बार लिया तो 7 गुणित 1 7 हुआ, आपने 7 वस्तु के समूह को 2 बार लिया तो 14 हुआ। लेकिन जब 7 वस्तुओं के समूह को आपने एक बार भी नहीं लिया, यानी 0 बार लिया, इसीलिए 7 गुणित 0 0 हुआ। फिर एक बात उनको ये भी बताते हैं कि बेटा जी यदि 4 वस्तुओं को 3 बार लेते हैं तो 12 वस्तु हुई, इसी तरह से यदि 3 वस्तु को 4 बार लेंगे तो भी 12 वस्तु होगी। तो इस तरह से हर चीज में हम वस्तुओं के साथ ही उनको यदि कोई संख्या भी फिर बोर्ड पे जोड़ने घटाने की देते हैं तो इतने पेन या इतनी कॉपी, इतने पौधे, इस तरह से वस्तुओं के साथ ही बच्चों को दिया जाता है। फिर इसके बाद आती है गुना की अवधारणा। तो इसमें एक नियम है कि यदि एक वस्तु की हमको जानकारी होती है तो अनेक वस्तुओं को हम की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात एक का पता चलने पर अनेक का पता हमको चल ही जाता है। तो इसमें भी हमें देखते हैं कि किसी वस्तु के निश्चित समूह का व्यवस्था के अर्थ में बार बार मिलन होता है गुणे के रूप में। और इस तरह व्यवस्था के अर्थ में जब वस्तु के निश्चित समूह को हम बार बार दोहराते हैं तो इसी को हम मिलन कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी मैंने एक्सरसाइज करवाई थी कि जैसे बरामदे में बेटा इतनी टाइल्स के रो है, तो मान लो 6 टाइल्स के रो है, तो आप वहां तक गए कि यदि 8 टाइल्स लगी तो आप खुद इसको देख के बताइए कि कितनी होगी। तो उन लोग खुद फिर 6 गुणित 8 बता दिए कि अध्यापिका जी इतनी टाइल्स होगी। तो बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी ये सारी चीजें हम बता सकते हैं गुणे के माध्यम से। और इसके लिए एक ट्री भी बनाया है पूरा कि कैसे किस किस का गुना करने पे कितना क्या होगा। फिर इसके बाद आता है भाग का। तो भाग की जो अवधारणा है हम प्रकृति में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रकृति में कहीं कोई भेदभाव नहीं है, कोई कहीं रहस्य नहीं है। हर वस्तु उदारता पूर्वक सबको बराबर वितरित हो रही है। हवा सबको बराबर मिल रही है, सूर्य की रोशनी सबको बराबर मिल रही है, हर चीज सबको बराबर उपलब्ध है। चारों तरफ समृद्धि ही समृद्धि है। आप पानी का स्रोत देखिए, खनिज देखिए, फल फूल देखिए, सभी सामान एक जैसा वितरित है। तो मानव ने संपूर्ण प्रकृति को समझने के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था के रूप में। इसी तरह विभाजन को हम और देखते सूक्ष्मता से, तो व्यवस्था को और अधिक सूक्ष्मता में समझने के क्रम में भी हम ये देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमको अभी अभिभावक विद्यालय में बनाना है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कितना बड़ा हमारा कितने बाई कितने का किचन हो, कितना बड़ा हॉल हो, कितने रूम हो, उनका साइज क्या हो। तो वहां हम विद्यालय में भी बताए कि देखो बेटा यहाँ पर भी तो अपने भाग किए हैं, कितने भागों में क्लास, यहाँ वंदना हॉल, इस तरह से। फिर यदि हम खेत में देखें तो खेत में भी हम भाग कर ही रहे हैं। तो खेत में कैसे कर रहे हैं कि हमको कितने भाग में दलहन लगाना है, कितने भाग में धान लगाना है, कितने भाग में फल लगाना है, कितने भाग में सब्जी उगाना है, कितने भाग में हमको औषधीय वृक्ष लगाना है। इस तरह से भी अपन भाग करते हैं। फिर और हम देखने जाते हैं तो जब हमको अब मानवकृत कोई वो बनाने की टेबल बनाना है, कुर्सी बनाना है, तो भी हमको नाप के यदि 4 पैर उसके बनाने तो बराबर भाग में नाप कर काट के फिर हम टेबल कुर्सी मेज ये बनाते हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि हम जब एक जैसा सामान हमको बनाना है, एक जैसे सामान का समूह बनाकर व्यवस्थित कार्य करना होता है, तब भी हमको भाग का उपयोग करना होता है। तो इसी को हम गणितीय रूप में
फिर करते हैं भाग के रूप में, तो वो फिर तो परंपरा में सबको पता ही है। मैं क्यों संक्रियाएं कैसे अपन दे सकते हैं ये बताना चाह रही हूँ। फिर एक ऐसा कि भाई जैसे देख लीजिए, लोग के चाचा जी ने 24 लेके आए केले, तो अब आप 8 भाई जी बहन जी हो तो कैसे बांटेंगे, तो एक को कितने कितने आएंगे बेटा जी, तो आप बताइए, तो बच्चे खुद बताते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 84 बच्चे हैं अपने विद्यालय में, और हमको क्यारियों में सबका सहयोग करना है, अलग अलग क्यारी में अलग अलग ग्रुप सहयोग करेगा, तो हमको यदि 6 बेटा जियों की यदि क्यारी वो बनाने हैं समूह, तो कितना होगा बेटा जी, तो उसको फिर भाग दे के बोर्ड पे वो भी बता देते हैं। तो इस तरह से ये समझ में आता है कि भाग जो है, जैसे गुना जो था निश्चित समूह का बार बार हम मिला रहे थे, मिलन हो रहा था, यहाँ एक निश्चित समूह को बार बार हम उसमें से निकाल रहे हैं, कम कर रहे हैं उसमें से, वो भी व्यवस्था के अर्थ में। तो इस तरीके से भी हम इस चीज को बताते हैं और बच्चे लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसके बहुत सारे हमने प्रश्न भी बनाए हैं, जो इसकी पूरी पुस्तिका ही मिल जाएगी। और ये पुस्तिका को भी मैं देखूं कि जब मुझे क्लास 3 पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली, तो मुझे लगा यार मैं कैसे पढ़ाऊंगी, यदि पता नहीं होगा तो फिर हर दिन होमवर्क करना पड़ेगा। तो फिर 2-3 बहनों का थोड़ा सहयोग लिया और 1 महीने में इसको सारी संक्रियाओं को थोड़ा समेटने की कोशिश की, प्रिंट करने में थोड़ा फिर उसको टाइम लगा। तो एक टीचर्स गाइडेंस के रूप में ही है ये, तो पर इसमें सारी संक्रियाएं आ गई। तो अब इसके बाद आगे देखते हैं भिन्न को। तो भिन्न में कि प्रकृति में प्रत्येक इकाई संपूर्ण है और संपूर्ण होने के कारण स्वयं में व्यवस्था में होते हुए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर रही है। तो प्रकृति में कोई भी इकाई जब देखने जाओ तो ऐसा कोई नहीं देखते कि अरे कोई गाय ने आधा बछड़ा जन्म दिया हो, या कोई आधा पेड़ उगा हो, या कोई 1.5 मानव हमारे घर में आए हो, या जो कोई कार है वो आधी कार आई हो, ऐसा नहीं होता है। तो प्रकृति में तो सारी चीजें पूर्ण ही है, हर इकाई संपूर्ण है और परस्परता में भागीदारी अर्थात प्रयोजन के अर्थ में हर इकाई की एक भागीदारी भी निश्चित है। उस प्रयोजन को हम न कम कर सकते हैं न हम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हम देखें कि पानी का प्रयोजन प्यास बुझाना है, तो जब ये प्यास बुझाने का जो प्रयोजन है वो तो 100 साल पहले भी पानी ही प्यास बुझाता था, 100 साल बाद भी पानी ही प्यास बुझाएगा, और अभी भी। तो प्रयोजन कभी भी न कम हो सकता है न ज्यादा हो सकता है, हमेशा एक जैसा ही बना रहता है। इसलिए प्रकृति में कहीं कोई भिन्न नहीं होता है। प्रकृति में हर इकाई अपने निश्चित प्रयोजन मौलिकता के साथ है, जिसको न हम कम कर सकते हैं न ज्यादा कर सकते हैं न ही हम बदल सकते हैं। पर ये जो भिन्न है, फिर भिन्न की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये भिन्न जो है ये पूरकता के लिए है। तो अब इसको भी थोड़ा समझाने के लिए कोशिश की है। और इसके बाद इसमें एक बात ये भी और हुई कि हर वस्तु अपने में संपूर्ण है, घटाने से घटती नहीं है और बढ़ाने से बढ़ती नहीं है। तो मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के क्रम में आवश्यकता अनुसार उसके छोटे छोटे भाग करता है और उसको बांटता है हिस्सों में। तो जैसे मैंने खेत का उदाहरण बताया, गौशाला का उदाहरण बताया, रसोई का उदाहरण बताया। अब बच्चों के पसंद का एक उदाहरण मैंने उनको बताया विद्यालय में। मैंने उसमें जो एक चाची जी है वो बहुत अच्छा ऑर्गेनिक केक बनाती है, तो हमने उनसे ना केक बना के बुलवाए और फिर उस केक को हमने क्या किया कि बराबर जितने बेटा जी थे, 8 बेटा जी थे, उसके 8 भाग किए और फिर उनको बांटा। और उसमें फिर ये बताया कि देखो बेटा जी, अपन इसको क्यों 8 भागों में बांट रहे हैं, क्योंकि आप 8 लोग हो और सभी को मिलना चाहिए। तो हमने 8 भाग बांटे, उसमें 3 बेटा जी थी बिटिया, तो उनको 3 भाग दिए, तो 3/8 भाग उनको मिला। बेटा जी लोग 5 थे तो 5/8 भाग उनको मिला। लेकिन उनको जब मिलाया 3/8 बहनों का हिस्सा और 5/8 भाइयों का, तो पूरा यदि देखे तो 8/8 यानी पूरा एक ही हुआ। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि ये जो हमने भाग किए हैं, ये भाग में प्रत्येक निवाले में पूरे केक के गुण, स्वाद व पोषण समाये हुए हैं। फिर इसके बाद हमने एक क्रम ये भी किया कि बेटा जी आपके यहाँ मम्मी जी जो भी चीज अच्छी बनाती होगी आप उनको बना के बुलाओगे। तो फिर बेटा जी लोगों ने, किसी ने गुड़ पापड़ी बना के लाई, फिर किसी ने ठेपला बना के लाया, उसको बांट के काट के फिर सब भाई बहनों ने खाया भी और उनको होमवर्क दिया कि बेटा जब आपने बना के लाया, बांटा, सबने खाया, आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ। तो फिर ये भी गतिविधि हम देते कि बेटा जी इसको आप अपनी डायरी में लिखिए, ऐसा करते हुए आपने कैसा महसूस किए। और फिर बहुत सारे उदाहरण तो है ही, जैसे परंपरा में दिए कि 1/4, 2/4 या 3/4 कैसे। तो 1/4 यदि एक हिस्सा लेते हैं, यदि 4 भागों में बांटते एक वस्तु को, तो वो 1/4 हो जाता है। और यदि 3 भाग लेते तो 3/4 हो जाता है। तो फिर 1/4 ये सारा भी बताया ही उनको सारा। और बहुत सारे
ऐसे चित्र बनाकर कि आप 2/3 भाग को गोला करिए, आधे भाग को गोला करिए, ऐसे भी बहुत सारी गतिविधियां उनसे कराई। और घर में मैंने कहा बेटा ये जो बांटने वाला भाग है ये आप घर में और वस्तुओं का भी ऐसा करोगे, अपने पड़ोस में भी ऐसा बांटोगे और फिर आपको कैसा फील होता है ये करके इसको आप अपने डायरी में जरूर लिखोगे। तो बच्चे लोग लिखते थे और बहुत ही जबरदस्त उसमें फिर खुशहाली भी बढ़ती थी और हर दिन बच्चा कोई ना कोई एक नई चीज बना के लाते थे। जब तक हमारा भिन्न का चैप्टर चला सब लोगों ने अलग अलग वेराइटी के व्यंजन का भी स्वाद लिया। तो यहाँ ये बात ये समझना है कि भिन्न जो है ये भी पूरकता के लिए ही है। फिर इसी में एक बात और थी जो घटता क्रम बढ़ता क्रम, बिफोर, बिटवीन और आफ्टर, थोड़ा सा इसको मैं बता दूं। बेटा जी 18 नंबर के पेज पे है तरुण बेटा जी। तो इसमें ये देखा कि बेटा परिवार में यदि अपन देखें तो भाई पहले दादाजी आए हैं, फिर पिताजी आए हैं, फिर आपका जन्म हुआ है, तो वो इस तरह से वो आफ्टर हो गया कि मतलब दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद आपका जन्म। और यदि पहले देखे तो आपके पहले पिताजी का, पिताजी के पहले दादाजी का। तो इस तरह से पीढ़ी में जब 3 पीढ़ी साथ साथ है ही तो पीढ़ी में भी हम घटता क्रम बढ़ता क्रम भी बता सकते हैं और बीच का भी बता सकते हैं, बिटवीन भी। इसी तरह से हम अवस्थाओं में भी बता सकते हैं, जो हमारा है कि बचपन है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, तो किस अवस्था के बाद कौन सी अवस्था आई ये आपके चित्र में डिस्प्ले भी हो रहा है। इसी तरह से जो 4 अवस्थाएं है, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था, तो ये चारों अवस्थाएं भी यदि पदार्थावस्था के बाद प्राणावस्था है, क्योंकि जिनकी जो आवश्यकता थी, प्राणावस्था के लिए हमको खनिज लवण और पानी की आवश्यकता थी, तो पहले वो चीज पदार्थावस्था से धरती समृद्ध हुई, तब प्राणावस्था आई, प्राणावस्था से धरती समृद्ध हुई, तब जीवावस्था आई, और मानव को तीनों अवस्थाओं की जरूरत थी, तो तीनों से धरती समृद्ध होने के बाद ज्ञानावस्था की इकाई मानव आई। तो इस तरह से अपन उनको आफ्टर और बिफोर भी बता सकते हैं कि मानव के पहले जीवावस्था आई इस तरह से। और ऐसे कैलेंडर जो दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इसमें भी बता ही सकते हैं कि सोम के बाद मंगल, मंगल के बाद बुध आता है, बुध के पहले मंगल और मंगल के पहले सोम, और बीच में यदि कहे तो सोम और बुध के बीच में मंगल। तो बिफोर, बिटवीन, आफ्टर ये भी हम बता सकते हैं। फिर आयु का घटता क्रम बढ़ता क्रम भी अपन बता सकते हैं, बेबी टू डैडी और डैडी टू बेबी, तो पहले छोटा बच्चा, फिर बड़े भैया, फिर पिताजी, फिर दादाजी, इस तरह से। और इसी तरह से फिर हम उनको कक्षा का बता सकते हैं, बेटा पहली क्लास के बाद दूसरी में जाओगे, तीसरी में जाओगे, इस तरह से। फिर फलों की जो आकृतियां है कि बेटा अंगूर से बड़ा नींबू का साइज है, उससे बड़ा मौसम्बी का साइज है, उससे बड़ा खरबूज का साइज है, इस तरह से इतना बताने के बाद में और धारिता को भी अपन बता सकते कि बेटा कटोरी में कम पानी आएगा, उससे ज्यादा पानी गिलास में, उससे ज्यादा पानी जग में, उससे ज्यादा पानी बाल्टी में। इतना बताने के बाद बच्चे का जो चित्रण हो जाता है घटता क्रम, बढ़ता क्रम, बीच का क्रम का, अब हम उनको अंक दे सकते हैं। और इस अंक को देने के बाद फिर वो बहुत आराम से इन चीजों को कर लेता है। फिर इसके बाद आता है सम संख्या और विषम संख्या। तो इसमें भी ये बताया, ये पेज नंबर 21 पे है बेटा जी। फिर इसमें ये बताया कि जिन वस्तुओं के 2-2 के जोड़े बन जाते हैं वे सम संख्याएं कहलाती है। मतलब जोड़े बनने के बाद जब एक भी वस्तु नहीं बचती है तो वो सम संख्या होती है। तो और फिर अंक में बता दो कि बेटा जिनकी इकाई में 0, 2, 4, 6 और 8 ये अंक आते हैं वो सम संख्या होती है। फिर विषम संख्या को देखें तो जिन संख्याओं में 2-2 वस्तुओं का समूह बनने के बाद जब एक वस्तु शेष बच जाती है तब फिर वहां वो विषम संख्या होती है। और यदि अंकों में देखें तो यदि इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7 और 9 अंक आते हैं तो हमें फिर इनको विषम संख्या कहते हैं। तो आप देखिए कि आपके 2 आंख है, 2 हाथ है, तो आपको जूते जो चाहिए 2 पैर है, तो इस तरह से ये सम संख्याएं हो गई। विषम संख्या में आपकी 5 अंगुलियां है, कई पत्तियां हम दिखाते जिसमें 5 वो है, हमारी एक नाक है। इस तरह से जो भी चीजें है हम वास्तविकता जो आसपास है उसको बता सकते हैं। इसके बाद आता है निकटतम संख्यात्मक मान। तो इसमें हम देखिए कि गणित का प्रयोग जो अनुमान क्षमता का विकास करना है, तो कभी कभी वस्तुओं की सही संख्या का पता नहीं होता है तब हम अनुमान लगाते हैं। जैसे इससे हम विद्यालय में कितने बच्चे हैं एक अनुमान लगाना है ना। तो इस तरह से अनुमान क्षमता को बढ़ाने के लिए निकटतम मान को हम फिर इंट्रोड्यूस करते हैं और इसका उपयोग स्वयं की सुविधा बताने के लिए, लिखने के लिए ये सुविधा है और व्यवस्थित कार्य करने में भी इसका उपयोग होता है।
तो अनुमान को हमने बहुत सारे ऐसे प्रयोग किए कि एक ड्रॉप है जो अपन दवाई वाला ड्रॉप, कि बेटा एक ड्रॉप पानी लो, उसमें देखो कि कितने बूंद पानी होगा, और फिर उनको बोलते कि बेटा आप गिनो इसको। तो बच्चे क्या कंसंट्रेट भी होते हैं, खेल खेल में देखते और गिनते रहते कि 20 बिंदु हो गया, बूंद आई या 25 बूंद आई। इस तरह से बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इन चीजों को, पहले अनुमान लगाते हैं। तो ये देखा कि अनुमान की आवश्यकता हमको लंबाई में, वजन में, धारिता में, इन चीजों में पड़ती ही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अनुमान क्षमता का कितना जबरदस्त वो होता है। और अभी की शिक्षा का हस्र में देखूं तो अभी कुछ दिन पहले ही ऐसी घटना हुई कि नीचे से 5 किलो प्याज लेना था और देने वाला केवल 3.5 किलो दिया। तो ये अनुमान भी नहीं हुआ लेने वाले को, जो हमारे यहाँ पड़ोस में ले रही थी दीदी, कि वाकई में 5 किलो कितना होगा प्याज। मतलब उनने तौला, इन्होंने ले लिया। तो ये अनुमान हम लोग देख ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते, पता ही नहीं होता कि कितना होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद हम देखते हैं एक मापन। अब अगला चैप्टर है हमारा मापन। तो व्यवस्था के अर्थ में हम इकाइयों को नाप कर व तौल कर भी समझते हैं। मापन दो इकाइयों, मतलब मापन की 2 इकाइयां हैं, एक है अमानक इकाई और दूसरी है मानक इकाई। तो अमानक इकाई पहले जब हम मापन करते थे तो हम हाथ से, बित्ते से, कदम से इनका उपयोग करके करते थे, और ये मापन की अमानक इकाई कहलाती थी। लेकिन यह हर मानव का आकार अलग अलग होता है, इसलिए मापन भी सभी मानव का अलग अलग हो जाता है, जिससे मापन सभी मानव का एक समान नहीं हो पाता है और फिर इसमें कार्य करने में अव्यवस्था होती। तो हमने इसका भी एक छोटा सा प्रयोग किया कि छोटा सा हमने एक वो किया कि छोटे छोटे टुकड़े दिए कि बेटा 4 आपको अपने अपने बित्ते से 4 बित्ता नाप के वो बनाना है, जिससे अपन एक टेबल को वो करेंगे तो उसको आप नाप के काटिएगा तो कितना होगा। तो जब बच्चों ने बित्ते से नापा तो देखा सबने तो 4 बित्ते ही नापे थे, लेकिन वो देखा कि जब बना तो वो ऊपर नीचे हुआ, समतल हुआ नहीं। तो मैं बोली बेटा बताओ क्यों गड़बड़ हुआ, आप सभी ने तो 4-4 बित्ते ही नापे थे, फिर क्या हो गया। तब बच्चों का ध्यान गया कि अध्यापिका जी हम लोगों के ना ये यीशु भाई जी के हाथ तो ज्यादा लंबे हैं, इनके जो बित्ता है, और हमारा छोटा है। तो ये समझ में आया कि सबका अलग अलग होगा ये, इसीलिए जो भी हमको कोई वस्तु बनाना हो तो ये ऐसा यदि हम अमानक इकाई का उपयोग करेंगे तो अव्यवस्था होगी। तो तब हमको मानव को ये समझ में आया कि कोई मानक इकाई हमको बनानी पड़ेगी, तब इस मानक इकाई की आवश्यकता महसूस हुई। इसीलिए सभी मानवों ने मिलकर मापने की मानक इकाइयां बनाई, जिसकी सहायता से हम वस्तु की लंबाई, भार, धारिता को मापते हैं। जैसे फिर इसमें आप सबको पता ही है कि लंबाई की इकाई जो है मानक इकाई मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर है। इसी तरह से फिर यदि हम ये देखें कि जो वजन की मानक इकाई तो हमने किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम इसको माना। फिर इसमें बहुत सारे उनको बाट भी बताए, और फिर कितना ये होता है कि 1 किलोग्राम में 4 पाव या 1000 ग्राम, ये भी सारी चीजें बताई। ये तो परंपरा में भी है ही सारी। इसी तरह से धारिता की इकाई के रूप में हमने लीटर को, लीटर और मिलीलीटर को माना। और इसके भी बहुत सारे बाट, तो हमने एक बार इनको दुकान ले गया बच्चों को, और वहां सारे 1 पाव का, आधा किलो का, 1 किलो का, 5 किलो का, ये भी सारे पैकेट्स दिखाए। और तराजूला के विद्यालय में भी हमने ये सब चीजें नपवाई और बच्चे इसमें बहुत मजे किए। फिर ये इसके बाद आई कि जैसे हमको मीटर से नापना होता है, मीटर है, सेंटीमीटर है इनको, तो इसमें फिर अपन कैसे करें। तो यदि बोर्ड उसमें करना था तो जैसे रेखा और रेखाखंड को थोड़ा इंट्रोड्यूस किए कि बेटा जो रेखा है वो अनंत लंबा चौड़ा हो सकता है, दोनों तरफ वो रेखा आगे पीछे तक बढ़ सकती है। तो रेखाखंड जो है रेखा का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। फिर वो बच्चे बनाते थे कि 4 सेंटीमीटर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और हमने नपवाया कैसे। तो इसमें देखा कि बेटा अब आप घर से आप जो चादर ओढ़ते हैं उसकी लंबाई कितने मीटर है वो नापिएगा, आपके टॉवेल की लंबाई कितनी है, आपके रुमाल की लंबाई कितनी है, मम्मी की साड़ी की लंबाई कितनी है। तो इस तरह से उनसे सारी चीजें नपवाई, और स्केल से जो उनका बॉक्स था, पेंसिल बॉक्स था, रबर था, इन चीजों को भी नपवाया। और बच्चे खूब मजे से इनको किए। वजन के रूप में हमने कहा बेटा सबके वजन करवाइएगा और एक लिस्ट बनाइएगा, मम्मी जी, पापा जी, दादाजी, नाना जी, जिनके भी सबके वजन को आप नोट करिएगा। और फिर इसके बाद इनको और एक चीज दी
कि बेटा आपके घर में सप्ताह भर में जो उपयोग में आता है अनाज, फल, सब्जी, इसकी आप एक सूची बनाइए और उसमें लिखिए कि चावल सप्ताह भर में कितने किलोग्राम लगा, दाल, टमाटर, शक्कर, सेब, इन चीजों की भी लिस्ट बनवाई। उसके बाद में आपके यहाँ एक दिन में कितना दूध आता है, एक हफ्ते में कितना आएगा, फिर एक महीने में कितना लगेगा, खाद्य तेल कितना लगेगा, यदि 1 लीटर घी बनाना है चाचा जी को तो उनको कितने लीटर दूध लगेगा, ये सारी चीजें उनको बताई गई। और फिर एक सारणी दी गई, उस सारणी में कि बेटा लीटर में हम कौन कौन सी चीज नापते हैं, मीटर में कौन कौन सी और किलोग्राम में कौन कौन सी। तो इसमें भी बच्चों ने फिर खूब अच्छे से अपने घर में क्या क्या नापे वो भी किया और उसकी पूरी लिस्ट भी बना के लाई। फिर इसके बाद आया एक अगला चैप्टर, टाइम चैप्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण लगा मुझे। टाइम तो हम लोग सब पढ़ाते ही हैं, पर इसमें जो खास बात थी, इसमें ये देखा कि एक्चुअल में टाइम क्या है। अभी तो हम जोड़ घटाना गुना भाग करते हैं टाइम में, इसमें देखा कि जो क्रिया की अवधि है वही काल है। तो जितने समय में क्रिया अपने आवर्तन को पूरा करती है उस क्रिया के पूर्ण होने को हमने काल कहा। तो धरती सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगाती है उस काल को हमने एक वर्ष माना। ये जो चक्कर धरती लगा रही थी, इसकी जो गति थी वो वर्तुलात्मक गति हुई। और इसमें जो जब ये चक्कर लग रहा था उस दौरान ऋतु परिवर्तन हुए। तो इस तरह से बच्चों को 3 बातें पता चल गई। एक वर्ष क्या है, धरती का पूरा सूर्य का एक चक्कर लगाना, उसमें वर्तुलात्मक गति और उसमें ऋतु परिवर्तन। फिर कहा बेटा ये करते करते धरती सूर्य का चक्कर के साथ साथ खुद का चक्कर लगाती है, तो उसकी वो जो गति, वो घूर्णन गति हुई और इसके कारण दिन रात होता है। सामने जो भाग आता है वो दिन होता है, पीछे जो भाग होता है सूर्य के वो रात होता है। ये हमने प्रैक्टिकल में उनको करके बताया कुछ, उससे एक बड़ी बाल और छोटी बाल के रूप में और पूरा घुमा के, तो उससे भी बच्चों को बहुत मजा आया। और इसमें भी देखा कि ये जो दोनों गतियां हैं इसके कारण तो ऋतु परिवर्तन और ये हो ही रहे हैं। अब ये जो सूर्योदय से सूर्योदय तक का समय था, इस समय को हमने एक दिन माना और व्यवस्थित काम करने के लिए हमको इनकी जरूरत पड़ी नापने के लिए। तो फिर हमने एक दिन को जो 24 भाग किए तो उसका एक भाग को 1 घंटा माना, उसके जो 60 भाग किए तो एक भाग को 1 मिनट माना, फिर उसके 60 भाग के उसके एक भाग को हमने 1 सेकंड माना। तो इस तरह से फिर बच्चों को 24 घंटा बराबर 1 दिन, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह, फिर 12 माह बराबर 1 वर्ष, 10 वर्ष बराबर 1 दशक, 100 वर्ष बराबर 1 शताब्दी, ये तो सब बताया। मुख्य बात क्या घटी इस दौरान ये मैं शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं इसको समझा रही थी तो मैंने बताया कि बेटा देखो क्रिया की अवधि तो पूरी हो गई, आप विद्यालय आए, 5 घंटा विद्यालय में रहे, आपकी क्रिया की अवधि, विद्यालय की अवधि पूरी हो गई। लेकिन हर क्रिया की अवधि पूरी होने के पीछे एक प्रयोजन है और उसका आवर्तन है। तो यदि हम विद्यालय आए और हमारा उसके पीछे जो प्रयोजन था क्या है बता, तो खुद ही बताते कि समझना और सीखना। समझना कब होगा, जब हम ध्यान से सुन पाएंगे, सुनना हमारा सही होगा। अध्यापिका जी की बात को, भाई जी बहन जी की बात को हम ध्यान से सुन पाएंगे तो हम समझ पाएंगे, फिर तब हम अभिव्यक्त भी हो पाएंगे और तब उसको कर भी पाएंगे। तो बच्चों का ध्यान सुनने पर गया कि ये बात सही कह रहे हैं अध्यापिका जी, सुनेंगे तो प्रयोजन पूरा हुआ। तो एक बात ये समझ में आई कि क्रिया की अवधि के पीछे जो प्रयोजन है वो भी पूरा हो और उसके लिए उसके साथ आवर्तन भी पूरा हो। तो इसको मैंने 2-3 उदाहरण से समझाया। तो एक तो मैं कार्य का उदाहरण बता रही हूँ कि बेटा जी जैसे आप नहाने गए तो नहाने का प्रयोजन क्या है, तो बोले शरीर की सफाई। तो अब आप 5 मिनट नहा रहे कि 1 घंटा नहा रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि शरीर की सफाई हुई कि नहीं। तो यदि शरीर की सफाई हुई है तो आपका नहाने का प्रयोजन पूरा हो गया। उसके बाद नहाने के बाद साबुन, बाल्टी, मग्गा, जो भी चीजें थी, आपके कपड़े सब आपने व्यवस्थित जहां जो रखने थे रखे, तो आवर्तन पूरा हुआ कि अगले दिन जब आप नहाने आओगे आपको अपनी सारी चीजें जगह पे मिलेगी। यदि आपके कपड़े सूखे व्यवस्थित अपनी जगह रखिए। यदि विद्यालय से घर जाते हैं तो अपना बैग, कॉपी, किताब, पानी बॉटल सब व्यवस्थित जहां जरूरत है वहां रखे। होमवर्क करते, होमवर्क के बाद वापस वो अपने बैग में आ जाए तो आवर्तन पूरा होगा, नहीं तो अगले दिन अव्यवस्था होगी। घर गए तो आपकी जो कॉपी किताब है, बैग है, उसको यथास्थान रखना है, टिफिन को धो के रखना है। ये सारी चीजें करोगे तो माताजी का समय भी बचेगा। माताजी वो समय आपके साथ अच्छी बातों को करने में शेयर करेगी, है ना, आपको ज्यादा प्यार करेगी। तो यहाँ ध्यान गया।
अब उसके बाद में व्यवहार में मैंने आवर्तन को इस तरह से बताया कि बेटा जैसे देखो, मान लो अभी यहाँ पे जो अध्यापिका जी ने बोला, मैंने बोला कि बेटा जी जाओ आप वो अमिता अध्यापिका जी को बुला के ले आओ। अब अमिता अध्यापिका जी कुछ आवश्यक काम में लगी थी, उन्होंने कहा मैं 20 मिनट में आ रही हूँ। बेटा जी आपने उनको जाके बताया तो आप प्रयोजन तो पूरा हो गया बताने का, और खेलने लगे, आप मुझे बताए नहीं, मैं वेट करते रह गई। तो यदि आप आके वापस मुझे बताते तो ये आवर्तन पूरा होता, और इससे क्या होता कि मुझे पता होता अध्यापिका जी 20 मिनट बाद आने वाले, तो मैं कोई अपना और काम निपटा लेती। तो हर संबंध में प्रयोजन के साथ साथ आवर्तन को पूरा करने की जरूरत है। यदि हम ऐसा करते तो संबंध में आश्वस्ति होती है और काम व्यवस्थित हो पाता है। तो ये बात बच्चों में बहुत अच्छे से गई। अगले दिन शेयरिंग हुई तो बच्चों ने बताया भी कि अध्यापिका जी मैं नहा रहा था तो मुझे आपकी बात याद आई कि मेरा प्रयोजन पूरा हो रहा है कि नहीं, तो मैंने अच्छे से घिस के नहाया और मेरी शरीर की सफाई हुई। एक बेटा जी बोली अध्यापिका जी मेरे यहाँ मेहमान आए थे तो चेयर्स को सब निकाले थे, जब वो गए तो मैंने फिर उन सब चेयर्स को समेट के जहां रखते वहां रखा। एक बेटा जी ने कहा मैंने दूध पिया अध्यापिका जी, मेरे को याद आया कि आवर्तन पूरा हो रहा है कि नहीं, तो मैंने उस ग्लास को माल धो के साफ करके जहां के वहां रखा। तो मैं देखी छोटी छोटी सी बातों से बच्चों में इतना जबरदस्त बदलाव आया। तो एक बात तो ये होगी। अब इसके बाद मैंने कुछ होमवर्क दिए कि बेटा जी आप ये देखो अब कि कितने कामों में आप रोज आपका प्रयोजन पूरा हो पा रहा है और किन किन काम में बच जा रहा है और ध्यान देने की जरूरत है, और किन किन कामों में आपका आवर्तन भी पूरा हो पा रहा है और वो कहीं कहीं और जो ध्यान देने की जरूरत है। तो इनकी आप लिस्ट बनाइए और फिर उसको करिए। तो इसमें ये समझ में आ गया कि क्रिया की अवधि जिसको हम काल कह रहे हैं, काल समझ में आने से निर्णय लेने में सुविधा भी हो जाती है और निश्चितता भी हो जाती है संबंधी को। तो बहुत सहजता से, बहुत संगीतमयता से हमारा व्यवहार का निर्वाह हो पाता है। फिर अगली बात आई कि घड़ी की हमको क्यों जरूरत पड़ी। तो ये देखा कि प्राचीन समय में तो हम सूर्य, चांद और तारों और वस्तुओं की छायाओं को देख के समय का अनुमान लगाते थे, और पहले जो कैलेंडर बनते थे कोई चांद की गति को देख के, कोई सूर्य की गति को देख के कैलेंडर बनाते थे, लेकिन उनकी भी स्थितियां बदलती थी। तो फिर ये ध्यान गया कि भैया ध्रुव द्वारा स्थिर रहता है तो उनको देख के कैलेंडर बनने लगे। अब प्रश्न उठता है कि क्यों जरूरी हुआ। तो इसमें समझ में आया कि जब मान लीजिए हमको विद्यालय ही आना है तो सबको समय सही पता होगा तो विद्यालय समय पे आ पाएंगे। तो इस क्रम में फिर घड़ी बनी। मतलब जब भी की व्यवस्था के अर्थ में हमको एकत्रित होना है मानव समूह को, तो हमको घड़ी की आवश्यकता पड़ी, तब फिर एक घड़ी बनी। और फिर उस अनुसार फिर वो मिनट, घंटा और ये तो सब परंपरा में बताते, सबको पता ही है। फिर मैंने एक लिस्टिंग करवाई बच्चों से, एक तो 2-3 काम करवाए कि बेटा 4:15 बजा है तो अब बताओ घड़ी में बना के कैसे 4:15 बजा, या 4:45 हो रहा है या 6:30 हो रहा है। और उसके बाद में फिर एक काम ये भी किया कि बेटा एक लिस्ट ये बनवाई कि आप नहाने जाते हैं तो कितने बजे नहाने गए और कितने बजे नहाकर निकले। तो इसको आप लिखिए और फिर उसमें उस क्रिया की अवधि कितनी हुई आपकी ये देखिए। और ऐसे नाश्ते का, विद्यालय का, गृह कार्य का, खेलने का, सोने का, इन सब चीजों की लिस्टिंग करवाई कि आप लिखो, तो उससे उनका कैलकुलेशन भी हुआ कि मैं कितने मिनट कर पाया। और क्रिया की अवधि में मैंने एक काम और करवाया कि वहां पर दोनों में हमने मिट्टी भर के अलग अलग बीजों को लगवाए। मिर्ची का, धनिया है, मेथी है, सरसों है, मूंग, चना, उड़द, और बच्चे रोज उसमें पानी देखते थे। हमने उसमें एक पर्ची भी चिपकवाई कि उसमें कौन सा बीज लगाया और किस दिन लगाया, तो सबका हमने नोट करके रख दिया था। बच्चे रोज आके देखते थे कि आज कौन सा अन्न अंकुरित हुआ। तो इस तरह से बीजों के अंकुरित होने की क्रिया की अवधि भी बच्चों को समझ में आई और बच्चे बहुत उत्सवित होके, खुश होके करने भी लगे। फिर इसमें आगे ये देखिए दिशा बोध में कि जिस दिशा में सूर्य उगता हुआ दिखाई देता है उसे पूर्व दिशा माना, और जिस दिशा में सूर्य डूबता है उसे पश्चिम दिशा माना। जब मानव पूर्व की ओर मुंह करके दोनों हाथ फैलाकर खड़ा होता है तो उस मानव का बायां हाथ उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है और दायां हाथ दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है, तथा सामने पूर्व दिशा और पीछे पश्चिम दिशा होती है। इस तरह से चारों दिशा की बात हो गई। फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी, तो पता बताने में, मानसून का पता लगाने में, वस्तु का लोकेशन पता लगाने में, बारिश का पता करने में, इन सब चीजों की हमको जरूरत पड़ती है। फिर इसमें मैंने कुछ होमवर्क दिए कि बेटा आप देखो आपका विद्यालय किस दिशा में है, तांदुला नदी किस दिशा में है, गौशाला किस दिशा में, आपके घर से आपका घर जो है उसमें आपका जो मुख्य दरवाजा है वो किस दिशा में है। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे से उनको दिए
और आपके कक्षा से ऑफिस किस दिशा में है, वंदना हॉल किस दिशा में है, ये सारी चीजें उनसे वो करवाई। साथ ही उनको कहा कि बेटा सुबह के सीन का आप चित्र बनाइए। तो उसमें फिर सुबह दोपहर शाम का भी एक चित्रण वो हो पाया कि सुबह में बच्चा ब्रश करता है या जो भी काम करता है, दोपहर में क्या काम करता है, रात को क्या काम करता है। तो बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे सीन बनाए कि रात में वो तारे वगैरह, वो अंधेरा वाला, सुबह उगते हुए सूर्य का, इस तरह से ये भी एक गतिविधि कराई। तो इसमें ये बात बहुत अच्छे से बच्चों में गई कि हर क्रिया के पीछे जो प्रयोजन है वो पूरा होगा तो क्रिया के पूरे होने का मतलब हुआ। और प्रयोजन के बाद उसकी निरंतरता हो रही है कि नहीं, आवर्तनशीलता के रूप में, उस पर भी बच्चों का ध्यान गया। ये बहुत अच्छी बात घटी। इसके बाद है ज्यामितीय आकृतियां। तो सभी इकाइयां खाली स्थान में घिरी होने के कारण इकाइयां सीमा के रूप में निश्चित आकृति के रूप में दिखाई देती है। जैसे हम बहुत सारी आकृतियां देखते हैं, पहाड़, नदी, गाय, सूरज, चांद, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया आदि बहुत सारी आकृतियां। तो ये सारी आकृतियां प्राकृतिक आकृतियां कहलाती है। और अब अपनी आवश्यकता पूर्ति के क्रम में मानव को कुछ वस्तुएं भी बनानी पड़ी। तो मानव ने जो जो वस्तुएं बनाई उसको मानवकृत आकृति कहा। तो आवाज नहीं आ रही दीदी, आवाज नहीं, आवाज आवाज नहीं आ रही शायद। आवाज तो जैसे नहीं तो आई है। पराठा है आवाज आ रही जी? अभी तक नहीं आ रही थी। 11वें लेसन से फिर से बताओ। अभी 10वां शुरू हुआ है। ज्यामितीय आकृति, हाँ ज्यामितीय आकृति। हाँ तो इसमें वही है, ज्यामितीय आकृतियां दो तरह की है। एक तो जो हमको दिखती है प्रकृति में वो सारी प्राकृतिक आकृतियां, पेड़ पौधे, पशु पक्षी वगैरह। और जो मानव बनाता है, कुर्सी, टेबल, पंखा, ये जितनी चीजें मानव बनाता है, रोटी, पराठा, रुमाल, ये सब मानवकृत आकृतियां है। तो ये दो तरह की आकृति हो गई। अब बच्चों से खुद पूछते हैं वर्गीकरण के रूप में। तो इसमें आती है कि गोलाकार जो आकृति है तो बच्चे खुद बनाते हैं कि गेंद है, फुटबॉल है, कुछ फल है। त्रिकोण आकृति में देखे तो पराठा है, समोसा है, सेट स्क्वायर, कोई 2D आकृति, कोई 3D आकृति है। फिर चौकोन में देखे तो रुमाल, टावेल, चादर, बोर्ड, ऐसे खुद बहुत सारी आकृतियां बच्चे बताते हैं। इसी तरह से बच्चों ने जो बताया, वृत्ताकार में रोटी, चूड़ी, बिंदी, त्रिकोण में पराठा, वर्गाकार में रुमाल, टावेल में आयताकार आकृति, शंकु की बात हुई तो आइसक्रीम का कोन बच्चे झट से बता दिए। बेलनाकार आकृति हुई तो डिब्बा है, ग्लास है, पाइप है। घन के लिए माचिस की डिब्बी है, पासा है, आइस क्यूब है। घनाभ के लिए किताबें है, पेटी है। गोला के लिए गेंद, टमाटर, ऐसी बहुत सारी आकृतियां। तो फिर बच्चों का बेटा आप इनकी आकृति बनाइएगा और कैटेगराइज भी करिएगा कि कौन सी मानवकृत है, कौन सी प्राकृतिक है। और आपके बेडरूम में कौन कौन सी आकृतियां दिखती उनको नोट करो, किचन में कौन कौन सी आकृतियां दिखती उनको नोट करो। तो इस तरह से वो भी चीजें बच्चों से करवाई गई। इसके बाद फिर आती है बात परिमाप की। तो इसमें यह है कि जो परिमाप का अर्थ है परिधन माप, अर्थात परि यानी चारों और माप यानी मापना। तो इसमें यह हुआ कि हम चारों किनारों को जब नापते हैं तो वही उसका परिमाप कहलाता है। किसी आकृति की सभी भुजाओं के माप को हम परिमाप कहते हैं। तो आयत का परिमाप उसकी चारों भुजाओं का योग होगा, वर्ग का परिमाप उसकी चारों भुजाओं का होगी, त्रिभुज का उसकी तीनों भुजाओं का योग। फिर इसमें इनको भी इंट्रोड्यूस करना था, जो हमारा एनसीएफ के अनुसार जो है लर्निंग आउटकम के अनुसार। तो शीर्ष कितने होंगे, तो शीर्ष बता के त्रिभुज के 3 है, चतुर्भुज के 4 है, आयत वर्ग के भी 4-4 शीर्ष है। भुजाएं कितनी है तो भुजा भी बता दिए, सतह कितना है 1-1, और विकर्ण क्या है तो विकर्ण 2। फिर इसमें ये बात आई कि भाई आयत और वर्ग में क्या समानता है और क्या असमानता। तो फिर वो बच्चे खुद बताते कि दोनों में 4-4 शीर्ष दिख रहे और 4-4 भुजा दिख रहे, और जो विकर्ण है वो 2-2 दिख रहे, लेकिन और 1-1 सतह है। पर असमानता क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है और आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर है। फिर इस तरह से 3D भी बहुत सारा कुछ उनको इंट्रोड्यूस किए थे। आखिर थर्ड में बहुत ज्यादा तो ऐसा था नहीं। तो इस तरह से फिर उनको बनाने भी लगाया कि बेटा 3 सेंटीमीटर का वर्ग काट के आप अपनी कॉपी में चिपकाओ, 3 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ाई का वर्ग आयत काट के आप कॉपी में चिपकाओ, गोला काट के चिपकाओ। इस तरह से भी बहुत सारी गतिविधियां कराई। फिर इसके बाद आया सममिति।
तो सम्मिति का दर्शन में दिया है परिभाषा अपेक्षित और पारस्परिक एकरूपता, ठीक, और सम्मित विन्यास। और सामान्य भाषा में देखें तो हमें देखते हैं कि मानव का शरीर की आकृति सम्मित है। सम्मित का अर्थ है किसी अक्ष के दोनों ओर समान भाग का होना। तो हमें देखते हैं कि हमारी मानव की आकृति भी एक सम्मित आकृति है। हमारा अक्ष के दोनों, आंख की दूरी समान दूरी पर है, कान की दूरी समान दूरी पर है, दोनों हाथ भी समान दूरी पर है। तो जब हम कपड़े सिलेंगे तो हमको सम्मिति को भी समझना पड़ेगा, चश्मा बनाएंगे तो भी सम्मिति को समझना पड़ेगा। और फिर भौतिक आकृतियां जो है परंपरा में त्रिभुज, चतुर्भुज, तो ये भी बच्चों को पता है कि बेटा सम्मित आकृतियां कौन कौन सी है। आप देखो तो यदि हम वर्ग को फोल्ड करते हैं तो 4 तरह से फोल्ड करने पे भी पूरी तरह से ढक लेता है, लेकिन आयत को 2 ही तरह से फोल्ड कर सकते हैं। और वहीं यदि हम वृत्त को देखें तो अनंत तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से वो भी बच्चों से करवाया और उसमें उनसे सूची भी बनवाई कि कौन कौन सी आकृति आपको सम्मित दिखती है, कौन कौन सी नहीं दिखती है। फिर एक मैंने और काम उनसे करवाया कोण को लेके कि जब 2 किरणें एक ही काल्पनिक बिंदु से निकलती है तो कोण बनता है, और हर वस्तु को हम अनेक कोण से देखते हैं क्योंकि हर वस्तु अनंत कोणों से प्रकाशित है ही। तो इसमें हमने देखा, बच्चों को मैं सीढ़ी के पास ले गई और उनको बताया बेटा सीढ़ी के सामने से देखो आपको सीढ़ी कैसे दिख रही है, और बाजू से देखो, और दोनों के चित्र बनाओ। फिर आप कप को भी ऊपर से देखो और बाजू से देखो। इसी तरह से कार को भी उनको कहा कि आप ऊपर से देखो और बाजू से देखो, सामने से देखो तो कैसे दिखेगा। घर को आप सामने से देखोगे तो कैसे दिखेगा, बाजू से देखोगे तो कैसे दिखेगा, और ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेगा। तो हर एंगल से बच्चों को दिखा दिखाकर फिर उनसे चित्र बनवाए, तो उसमें भी फिर उनको वो बहुत सारी चीजें समझ में आई। फिर अगली बात आती है मुद्रा की। तो वस्तुओं के विनिमय के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में मुद्रा अलग अलग संख्या के नोट व सिक्के के रूप में प्रचलित है। मुद्रा वस्तु नहीं है, यह वस्तु के बदले में, चूंकि अभी क्या है वर्तमान में हर व्यक्ति उत्पादन कर नहीं रहा है। अभी हमारी मानसिकता ये है कम से कम श्रम, अधिक से अधिक पैसा हमको मिल जाए। तो यहाँ अभी यह है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए मुद्रा प्रतीक के रूप में है। प्रतीक जो है हम वस्तु का मूल्य देकर, श्रम मूल्य देकर उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये स्पष्ट हो बच्चों को कि मुद्रा वस्तु नहीं है, यह वस्तु के बदले में प्रतीक है। प्रतीक का हम सेवन नहीं कर सकते हैं। मानव की आवश्यकता वस्तु है, मुद्रा नहीं। मुद्रा केवल विनिमय के लिए सहायक मात्र है, जिसके लिए 2000, 500, 200, 100, 50, 20 के नोट भी बने हैं, कुछ सिक्के भी बने हैं, बच्चे देखते ही है। पर बाबा जी ने कहा था 5वीं तक वैसे बच्चों को मुद्रा नहीं पढ़ाना है, पर बच्चे देखते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिए थे। तो इसमें एक बात ये हो गई, ये बच्चों के पास बहुत अच्छे से ध्यान गया कि मैंने कहा बेटा सोचो थोड़ा कि क्या केवल हमारे पास मुद्रा रहेगी और कोई वस्तु नहीं रहेगी तो क्या हमको जैसे भूख लगी है तो हम खा पाएंगे क्या? तो बोले नहीं अध्यापिका जी, तो अब खाने में हमको क्या चाहिए? तो दाल चावल सब्जी रोटी गुड़ घी दूध फल सब्जी ये चाहिए। तो ये हमारी आवश्यकता वस्तुओं की है। तो इनका कोई व्यक्ति श्रम पूर्वक उत्पादन करता है तब हम उसका श्रम मूल्य दे के लेते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन करेगा तो वस्तु दे के वस्तु का विनिमय होगा। करने की आवश्यकता तो वस्तु विनिमय की है, पर हमारा जो परंपरा में क्या हुआ, श्रम का सम्मान करना था और भ्रम से मुक्त करना था शिक्षा को। पर शिक्षा ने भ्रम से मुक्त करने के बजाय श्रम से मुक्त कर दिया। कई ऐसे नियम बना दिए राइट टू एजुकेशन के तहत कि बच्चों से ये श्रम मत कराओ वो श्रम मत कराओ। तो यहाँ क्या हुआ, श्रम का सम्मान होता, हर बच्चा श्रम करता तो उससे उनके अंगुलियों की एक्सरसाइज होती, उनका ब्रेन डेवलप होता और वो खुश होता, वो थकता खाता और उसका शरीर पुष्ट होता और वो वस्तुओं का संरक्षण और सदुपयोग भी कर पाता। इस अर्थ में आवाज आ रही है ना? तो मुद्रा आवाज आ रही? हेलो खुला है लगता है, माइक बंद करिए, प्लीज माइक बंद करिए। ठीक है, तो ये बच्चों का ध्यान है कि नहीं अध्यापिका जी, यदि हमको भूख लगी है तो हमको दाल चावल सब्जी रोटी ही चाहिए, है ना? पैसे से हमारी भूख नहीं जाएगी, पैसा हम खा ही नहीं सकते। तो हम व्यवस्था की तरफ बच्चों का, हमारी हर चीज जो होती है व्यवस्था से जुड़ती है और श्रम से जुड़ती है। तो मैं जो कह रही थी कि जो भ्रम से मुक्त करना था वो श्रम से मुक्त हो गया और अब श्रम जो है वो सरम में बदल गया।
अब बच्चे श्रम करते हुए शर्म महसूस करते हैं अपने आप में। तो हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चा विद्यालय में आके समझदारी से समाधान को प्रमाणित करे और श्रम से समृद्धि को प्रमाणित करे। यही दो मुख्य लक्ष्य है और यही हमारी सफलता का आधार है। और यदि ऐसा हम करने में सफल हो गए तो हमारी शिक्षा सफल हो गई। तो बच्चों का खुद ध्यान गया कि ये तो सब हमको उगाना पड़ेगा, तो उनका ध्यान भी गया, वो श्रम के महत्व को भी समझ पाने लगे और वस्तुओं का सदुपयोग भी करने लगे, संरक्षण भी करने लगे। तो अब इसमें ये भी देखा कि हम सब मानो कोई भी गौशाला व कृषि कार्य में जो श्रमपूर्वक उत्पादन में नहीं लगे हैं, तो पोषण के लिए हमको न आहार मिलेगा, न संरक्षण के लिए आवास मिलेगा। तो फिर आप बताइए कि हमारा भी क्या होगा। और जो गाय है उनकी भी तो आवश्यकता है हरी घास और चीजें, तो वो भी कहाँ से मिलेगी। तो हर बच्चे का श्रम में ध्यान जाने लगा। तो ये समझ में आ गया कि प्रतीक प्राप्ति नहीं है, वस्तु ही प्राप्ति है। तो हमको समझने के लिए हम भले ही प्रतीकों का उपयोग कर ले, पर जीना वस्तुओं के साथ होगा, श्रम पूर्वक ही होगा। ये बात बहुत अच्छे से बच्चों में गई। इसके बाद अगला चैप्टर है पैटर्न। एक निश्चित क्रम में किसी अंक, आकृति व कलर का दोहराना ही पैटर्न कहलाता है। एक निश्चित क्रम में दोहराने या घटते बढ़ते क्रम में हम पैटर्न को देखते हैं, जैसे कपड़े पर, चादर पर, खिड़कियों पर। इस क्रम में मैं बच्चों को ले गई वहां विद्यालय में बाहर। मैं बोली बेटा आप देखिए आपको कहाँ कहाँ पैटर्न दिख रहा है। तो उन्हें खुद बताया कि झूले में भी पैटर्न है, ईंटों का एक पैटर्न दिख रहा है, गेट में एक पैटर्न दिख रहा है, पत्तियों में भी उनको पैटर्न दिखा कि अलग अलग पैटर्न की पत्तियां थी। वहां पर जो पेड़ लगे थे उनमें भी राउंड में पैटर्न दिखा। फिर बोले अध्यापिका जी आपके सूट में भी पैटर्न दिख रहा है। तो अब बच्चे सब जगह पैटर्न को देखने लगे, तो इतना उनको मजा आया। और इसमें अपन ने एक चीजें देखी फिर कि एक बात और भी है इसमें पैटर्न में कि ये चीजें तो दिखी ही, जब उपयोग हम थोड़े को देखकर आगे व पीछे का अनुमान लगा पाते हैं तो काउंटिंग में भी पैटर्न दिखता है। जैसे 5 लोग यदि आए हैं तो हमको मान लो 10 कप चावल बनाना है, तो 25 लोग आए यदि होंगे तो कितने कप चावल लगेगा, ये भी एक पैटर्न हो गया। बच्चे आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात ये समझ में आई कि हर शिशु जन्म से जिज्ञासु है, हर वस्तु को जानने के लिए वह उत्सुक रहता है। अस्तित्व में प्रस्तुत वस्तु क्रमिक है, अनुभव भी कहा है कि क्रम से है। तो एक निश्चित क्रम से अंतर को पहचानने पर बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास होता है। अब बच्चा हर चीज में देखता है कि इसमें क्या पैटर्न है। फिर इसके बाद हमने अंकों का पैटर्न दे दिया कि भाई जैसे मान लीजिए 101, 111, 121 एक पैटर्न हो गया, 10 A, 20 B, 30 C ये एक पैटर्न हो गया। फिर हम अंकों में उनको लाए। तो पैटर्न की समझ बच्चों को संबंधों को देखने में, जुड़ाव को ढूंढने में और परिणाम निकालने में, सामान्य नियम का रूप देने में और भविष्य के बारे में सूचना देने में मदद करती है। पैटर्न की समझ बच्चों के गणितीय सोच को विकसित करने में सहायक होती है, जो बच्चों को विचारक बनाने में और समस्याओं को सुलझाने में निपुण बनाती है और उनकी तर्क शक्ति बढ़ाती है। और हमारे शिक्षा का उद्देश्य भी तो यही है कि बच्चों की लॉजिक खुल जाए, उनकी अनुमान क्षमता बढ़ जाए, उनकी तर्क शक्ति बढ़ जाए। तो इस तरह से फिर बहुत सारे पैटर्न हमने दिए ही। इसके बाद अगला है चित्रात्मक निरूपण है टाइम में भी ना। समझने के क्रम में चित्रण एक क्रिया है। जब हम समझते हैं जीवन क्रिया में भी तो चित्त स्तर पर चित्रण होता है। तो समझने के क्रम में चित्रण एक क्रिया है। चित्रात्मक निरूपण इस चित्रण के लिए सहायक हो जाता है। जब हम चित्रों के माध्यम से जो चीजें वास्तविकता है वो तो वास्तविकता में बताएंगे। बाबा जी ने कहा ही है कि शुरू में प्रकृति के सानिध्य में बच्चे ज्यादा सीखेंगे, विद्यालय में कम। 1 घंटा विद्यालय में, 3 घंटा बाहर, फिर 2 घंटा विद्यालय में, 2 घंटा प्रकृति में, फिर 3 घंटा विद्यालय। ऐसा जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे प्रकृति के सानिध्य को हमको करना है। तो पहले तो सानिध्य में ही बढ़ाना है, क्योंकि धरती में इतनी समृद्धि है, बच्चों को दिखाना है हमको। जैसे सुबह भी स्वर्णा दीदी ने कहा कि तितली दिखाना है तो नेट से सर्च करके तितली का अपने को फोटो निकाल के पेस्ट नहीं करना है, तितली उनको नेचर में दिखाना है। जिसने तितली पे काम किया उनको वहां ले जाकर उनसे मिलवाना है। तो यही चीज इसमें है। तो इसमें कहा कि जो चित्रण है, चित्रात्मक निरूपण से चित्रण के लिए सहायक होता है। जैसे हमको नक्शा यदि मिल जाता है तो फिर हम आसानी से इस जो हमको जहां पहुंचना है उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। ड्राइंग बनाकर हम मकान का नक्शा अच्छे से बना पाते हैं, अधिकतम जगह का सदुपयोग कर पाते हैं। यदि संकेत हमको पता हो जाए, छोटा मोटा, पतला, कम, ज्यादा, तो हम अनुमान लगा पाते हैं। और सटीक अनुमान लगाने में भी सहयोगी होता है। किसी वस्तु को इंगित कराने के लिए संप्रेषणा में, संवाद में, वस्तु सरलता से समझाने में
चित्रात्मक निरूपण उपयोगी होता है। जैसे हमको गाय को समझाना है तो हम वहां अभिभावक विद्यालय में तो गाय है ले जाके दिखा देंगे। अब शहरों में गाय कहाँ दिखाएंगे विद्यालय में, तो आप गाय बोर्ड पे लिखोगे तो गाय भी एक तरह से एक चित्रण है। लेकिन हमको फिर क्या करना पड़ेगा, दो ही ऑप्शन है, या तो गाय लाके दिखाए या गाय का उतना बड़ा चित्र बनाए। तो उतना बड़ा चित्र भी नहीं बना सकते तो फिर हम छोटे साइज का चित्र बनाकर समझाते हैं, क्योंकि ये इसके लिए समय अभाव भी है और आसानी भी होती है छोटे चित्र बनाने में। तो और यदि हम गाय शब्द लिख रहे हैं तो उस शब्द के पीछे भी चित्रात्मक निरूपण ही है। तो इससे वस्तु रूप में उपयोग में हम नहीं ला सकते। भाई चित्र पे कितनी बड़ी गाय बना दो, उसको दूध के दूध तो नहीं निकाल सकते, वो केवल चित्र ही है। तो बच्चों को स्पष्ट है कि केवल समझने के लिए प्रतीक है, वास्तविकता के साथ ही जीना होगा। तो इस क्रम में जब हम अधिक गणना करनी हो तब हम डाटा हैंडलिंग का उपयोग करते हैं और इसके माध्यम से फिर टेली चिन्ह को भी इंट्रोड्यूस किया कि भाई 5 को 4 लाइन के बाद जब काटते तो 5 क्यों, तो ये आसानी से दिख जाता है और फिर इजीली इसको हम कर सकते हैं। फिर डाटा हैंडलिंग में हमने देखा कि जिससे हम व्यवस्था के अर्थ में सोच पाते हैं कौन सी वस्तु कम है तो हम उसका संवर्धन कर पाएंगे, सदुपयोग कर पाएंगे, सुरक्षा कर पाएंगे, इधर ध्यान जा पाएगा। भाई हमने देखे कि विद्यालय परिसर में कौन से पेड़ ज्यादा है, तो हमने बच्चों से वो भी काम करवाए कि आप सारे पेड़ों को गिनो, किस किस फल के कितने कितने पेड़ है, उसका आप बनाओ एक चार्ट और फिर उससे आपका कहाँ ध्यान गया ये भी बताओ। तो बच्चों ने वो बात भी बताई कि भाई आम के पेड़ तो ज्यादा थे पर सीताफल के कम थे, तो फिर भी उनको हमको लगाना है ना। इस तरह से भी बच्चों का ध्यान गया। फिर अंतिम चैप्टर है सामान्य नक्शा। ये हमने इंट्रोड्यूस किया, वैसे परंपरा की बुक में नहीं है पर हमको लगा ये पता होनी चाहिए। तो ये जो था और इसमें मैंने एनसीईआरटी और हमारी जो है एससीईआरटी दोनों का मैंने देखा था। और जो बाबा जी ने कहा था दर्शन में कि कक्षा 3 में मिनिमम बच्चों को क्या आना चाहिए, मतलब क्या सिलेबस होगा, उसी को देख के क्लास 3 की बुक को मैंने किया था। आवाज नहीं आ रही गाड़ी जी? हाँ। आवाज आ रही? हेलो, हाँ आवाज चली गई मैडम, आवाज चली गई। हाँ तो अब ये देखिए हम कि नक्शा क्या है। तो नक्शा एक कागज या समतल जगह में बनाया गया रेखा चित्र होता है जिसकी सहायता से हम नो साउंड बोल रहे। हेलो, आवाज आ रही? बोलिए। आ रही। ठीक। नक्शा एक कागज या समतल जगह में बनाया गया रेखा चित्र होता है जिसकी सहायता से हम एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से पहुंच सकते हैं। नक्शा हमें किसी जगह या लोगों के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। वहां उस धरती, देश, शहर, गांव, मोहल्ला, बगीचा, झील, समुद्र, धार्मिक, ऐतिहासिक, स्थानीय, इन सब चीजों के बारे में भी पता चलता है। कहाँ कहाँ कौन कौन से संसाधन है इनका भी पता चलता है। और फिर इसमें यह भी है कि भाई यदि हमको नक्शा बनाना है तो पानी के लिए नीले रंग का है, खेत के लिए हरे रंग का है, पहाड़ के लिए भूरे रंग का, और फिर ऐसी बहुत सारी आकृतियां जो बच्चों को बताई कि इनके ये जो नक्शे में होती है और इनका उपयोग हम करते हैं। तो नक्शे में जो लैंडमार्क होता है उसमें उस जगह के बारे में दर्शाया गया होता है जिसे लगभग सभी लोग पहचानते हैं और जिससे हम उस स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं या आसपास के लोगों से जानकारी ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ये। फिर इसमें मैंने एक चीज और करवाई बच्चों से कि बेटा आप यहाँ से जब घर जा रहे हो तो आप देखिएगा रास्ते में आपको कौन कौन सी ऐसी जो लैंडमार्क मिलते हैं और आप नक्शा बनाइएगा। तो क्लास 3 के बच्चे इतने जबरदस्त नक्शे बनाए कि मैं तो चमत्कृत रह गई। और उन्होंने सोचो जब ये रायपुर विद्यालय से घर जा रहे थे तो रास्ते में तेलीबांधा में मेरिन ड्राइव एक जगह है जिसमें बहुत बड़ा झंडा है, अपना तिरंगा झंडा। तो बच्चों ने तालाब में वो डंडे के ऊपर वो झंडा भी बनाए, तिरंगा झंडा उतना व्यवस्थित। कहीं हॉस्पिटल दिखा तो हॉस्पिटल और बाकायदा उसमें प्लस का चिन्ह भी। तो मैं तो गदगद हो गई कि एक छोटा सा प्रयास। और फिर बच्चे अटेंटिव भी रहे कि कहाँ कौन सी बिल्डिंग मिल रही, फिर हम राइट टर्न कर रहे कि लेफ्ट टर्न कर रहे, क्या कर रहे। तो इतना जबरदस्त मुझे इसका आउटपुट मिला, मैं एकदम गदगद हो गई। और इसमें जो एक चीज और छूट गई थी प्रबंधन वाला कि हर किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके रूप, आकार, आयतन, घन के बारे में बहुत सटीकता से हम अनुमान लगा पाते हैं। सुनने से ज्यादा देखना चित्रण पक्ष को समृद्ध करता है, आप सब हम जानते ही हैं। और इसके द्वारा आंकड़ों का निरूपण हम जब करते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें पता चलती कि कम ज्यादा क्या है, क्या लगाना है, किसको संरक्षित करना है
और हम श्रम जो कम वस्तु उसका श्रम पूर्वक उत्पादित कर पाते हैं और वस्तुओं का सदुपयोग और सुरक्षा की ओर भी ध्यान जाता है। तो इसमें भी बहुत सारी चीज हमने किए ही, और इसी में हमने एक और देखी, इसके साथ साथ बच्चों का संबोधन, सहयोग और आज्ञा पालन पे भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किए कि बेटा जब अपन संबोधन करते हैं तो संबंध की पहचान हो पाती है, और संबंध की पहचान से फिर जो निश्चित अपेक्षाएं है, जो वो मूल्य है, वो ऑटोमेटिक बहती है। यदि मैं उनको बेटा जी बोलती हूँ तो मेरे अंदर वो भाव आता है कि मैं इनकी माँ हूँ, तो मेरा क्या है, तन मन धन का समर्पण उनके प्रति। वो जब भाई जी बहन जी बोलते थे मेरा भाई है तो मैं इसके पूरक बनूं, यहाँ भी ध्यान जा पाता है। सहयोग में हम थोड़ा शेयरिंग की बात करते हैं, पेरेंट्स को बोलते कि आप थोड़ा टिफिन में ज्यादा रखिए, तो बच्चा अभी शेयरिंग से, जैसे संबोधन से संबंध की पहचान के साथ साथ धीरे धीरे वो फिर न्याय दृष्टि में संबंधों में निहित अपेक्षाएं होगी, मूल्यों का निर्वाह होगा, मूल्यांकन होगा, उभय तृप्ति होगी तो न्याय घटित होगा, तो इस तरह से न्याय दृष्टि विकसित हो जाएगी। सहयोग में पहले वो पेंसिल रबर शेयर करता है, पराठा शेयर करता है, धीरे धीरे फिर वो तन मन धन का शेयर करता है और उपकार दृष्टि उसकी विकसित होती है धर्म व्यवस्था दृष्टि के रूप में। और अभिभावक और अध्यापक के रूप में मैं ये देख पाई कि जो सत्यवक्ता वाली, सत्य दृष्टि वाली बात है, तो वो ये देख पाते हैं कि हमारे, जैसे मेरे को जब पहली बार पता चला था कि अध्यापक की परिभाषा क्या है, तो अभिभावक जो अपना तन मन धन का समर्पण बिना किसी प्रतिफल अपेक्षा के बच्चों के लिए करता है, वो भाव मेरा हर बच्चे के लिए हो जाए, तब मैं अध्यापक हूँ। मतलब 24 घंटे मेरे दिमाग में वो बच्चे चले। जैसे जब मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ तो पूरे टाइम में चलता है कि कल मुझे कोई विषय वस्तु देनी है तो मैं कौन कौन से उदाहरण दूंगी। खाना बनाते टाइम भी वो बच्चे मेरे चित्रण में होते हैं, तो पूरे टाइम मैं उनसे तदाकार हो जाऊं कि कैसे मैं उनके लिए बेहतर कर पाऊं। तो ये जो हमें अध्यापक के रूप में उनके जो उनकी रितंभरा को सत्य से भर दे, जो चीज जैसी है पूरी प्रकृति में, जो चारों अवस्थाओं में जो अंतर संबंध है वो एज इट इज उनको बता दे, उन अंतर संबंधों को, उन प्रकृति के नियमों को, तो वो बच्चे फिर वो वैसा जिएंगे ही, और उनकी सत्य दृष्टि विकसित होने पे सत्य को जानेंगे तो सत्य को व्यक्त करेंगे। तो इस तरह से संबोधन से उनकी न्याय दृष्टि विकसित होगी। भाई जी, बहन जी, बेटा जी, आप करके बोलना। सहयोग से, छोटी छोटी शेयरिंग से वो धीरे धीरे फिर उपकार में जाएंगे, तन मन धन का सदुपयोग करके व्यवस्था में भागीदारी करेंगे और वो उनके सम्मान का आधार होगा। तो बच्चों को ये भी समझना है कि हमको पूरक बनना है। मेरी पूरकता उपयोगिता ही मेरे सम्मान का आधार है। मेरी वस्तुएं, मेरा जो बॉडी है, ये रूप पर धन बल मेरे सम्मान का आधार नहीं है। तो उपयोगिता के ऊपर हमेशा बच्चों को फोकस करते हैं, और सत्य दृष्टि से वो पेरेंट्स को, अपने आसपास के बुजुर्गों को, अपने परिवार के लोगों को, विद्यालय के सबको वो देखता है। तो ये देखा जाए तो हमारा आचरण ही उनमें सत्यबोध कराएगा, हमारा जीना ही सत्यबोध कराएगा, और एक स्वावलंबी अध्यापक ही उनमें समृद्धि का भाव ला पाएगा। क्योंकि कभी भी शब्दों से, नोटों से समृद्धि नहीं आएगी। समृद्धि जब भी आएगी वस्तु से ही आएगी और श्रम पूर्वक करने से ही आएगी। तो मुझे लग रहा है कि समय भी हो चुका है, तो आप लोगों ने ध्यान से सुना, तो एक छोटा सा प्रयास। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं देखूं कि बहुत सारे भाई जी बहन जी, जैसे कि भट्ट भाई जी ने बताई, अखिलेश भाई जी ने, कि बहुत सारे हमारे दिल्ली से जो हमारे प्रिंसिपल्स भाई जी बहन जी जुड़े हुए हैं, और विभिन्न केंद्रों से भी बहुत सारे हमारे बंधु भगिनी जुड़े हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन, और इतना ध्यान से सुनने के लिए, उन्होंने जो सुना उनके लिए भी सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। जैसे इसमें मैंने जितने नाम तब नोट कर पाई थी, सोनिया दीदी जी, गीता दीदी जी, कौशल्या मालवीय दीदी जी, रमाशंकर भाई जी के यहाँ से, सोनाली दीदी जी देवघर से, जितेंद्र भाई जी, रितु दीदी जी, अरमित कौर दीदी जी, विनोद कटियार भाई जी, वीणा व्यास दीदी जी, श्वेता बेदी दीदी जी, विधि दीदी, विद्या दीदी जी, रविकांत महाजन भाई जी, नेहा दीदी जी, मुकेश देवांगन भाई जी, गुरदीप भैया जी, आकांक्षा दीदी जी, चंद्रशेखर भाई जी, और डॉक्टर AK भाई जी, और मुकेश भाई जी, और भी बहुत सारे लोग उसके बाद जुड़े होंगे। मैं इतना ही नोट कर पाई थी शुरू में। तो आप सबका भी, और रोज हम सब लोग सुन पा रहे हैं, हम उन सब का बहुत बहुत उत्सव पारा में हार्दिक अभिनंदन है। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माइक सौंपती हूँ नीलू दीदी जी को फीडबैक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी दीदी जी, जबरदस्त प्रस्तुति रही आपकी। आज तक शायद इस तरह से ना तो किसी ने गणित पढ़ाया होगा और ना किसी ने पढ़ा होगा, तो इसके लिए, इस प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत उपयोगी प्रस्तुति थी। आज सभी को नमस्कार। लगभग 100 मोबाइल जुड़े हुए थे, उस पर 150 से पौने 200 व्यक्ति लगभग सुन रहे थे अपने आपकी प्रस्तुति को। तो सभी भाईजियों का, बहनजियों का स्वागत है और फीडबैक के लिए क्रम से सब अपने अपनी राय और अपनी अपनी प्रस्तुति रखें। मैं गोपाल उषा है ना, बहुत अच्छी प्रस्तुति रही मौसी जी। वास्तव में गणित के हर एक अध्याय में जो आपने अपने अनुभव के साथ में छोटे बच्चों को मध्यस्थ दर्शन के साथ में किस तरीके से क्या क्या चीजों को पढ़ाना चाहिए, उदाहरण जो आपने लिए हमारे अपने आसपास के, जिसे बच्चे रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, शायद परंपरा के किताबों में हम वो उदाहरण नहीं उपयोग में लाते हैं। तो ये चीज बहुत नमस्ते गौरी दीदी। मेरा नाम रोहित है और हमारे साथ अनिल तेवतिया भैया भी जुड़े थे। आपको याद होगा, तो वो उन्होंने नमस्कार बोला था आपको। अभी उनकी एक मीटिंग थी, डिपार्टमेंटल मीटिंग, तो वो अभी गए हैं। वो उन्होंने नमस्कार बोलने को बोला था आपको। जी भैया। जी भैया ये जुड़े हुए थे तेवतिया भैया भी। जी 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 नमस्कार भैया, नमस्कार। उनको भी धन्यवाद दीजिएगा। जी जी। हाँ, मैं दिनेश कुमार शर्मा। मैं आज प्रस्तुति देख रहा था, बहुत ही मार्मिक अच्छे प्रसंग की और ठीक से प्रस्तुत किया गया है और बहुत ही अच्छा लगा। यह प्रसंग जो था और समझ आया और सबको जो विषय वस्तु था ठीक से प्रस्तुति की गई उसकी, वो हमें समझ भी आया है। धन्यवाद। हेलो, प्रणाम मैम। हर्षा बोल रहे हैं रायपुर से। जी मैम, आपके इस पूरे 1.5 घंटे के चर्चा में हमें जो बहुत अच्छी बात समझ आई वो है कि पूरा जो गणित है वो हमारी प्रकृति में व्यवस्था को समझने के लिए है। जो हमारी प्रकृति में व्यवस्था है उसी को समझने के लिए हम गणित का अध्ययन करते हैं और कराते हैं। बहुत बढ़िया। तो जैसे कि अगर हम भोजन करते हैं तो भोजन करने का प्रयोजन है कि भूख मिटना, पेट भरना। यदि हम भोजन कर रहे हैं और वो भोजन हमारा पेट भर रहा है और आसानी से पच जा रहा है, तब भोजन करने का प्रयोजन जो है वो पूरा होता है। तो उसी प्रकार यदि हम लोग गणित पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं तो बच्चा जो है गणित पढ़ने वाला वो अपने जीवन में उसको कर पाता है, जीवन में उसको ला पाता है, गणित को कर पाता है, तब उसका गणित पढ़ाने का प्रयोजन वो है वो पूरा होता है। तो इस प्रकार से हमें समझ आया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद बेटा जी। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, मैं दिल्ली से सुमन बोल रही हूँ। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। इतना सुंदर प्रस्तुति। आज गणित को जीना सीखा। इतना अच्छा लग रहा था कि ये कंटिन्यू होता रहे। बहुत ही सुखद अनुभव। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं भी दिल्ली में गाइड कैप्टन की स्काउटिंग गाइडिंग कर रही हूँ, तो मुझे इससे और भी अच्छा लगा कि कितनी अच्छी सोच के साथ ये प्रस्तुति की गई है। शुक्रिया। धन्यवाद दीदी जी, धन्यवाद। सभी भैया दीदी लोगों को नमस्कार। जी नमस्कार भैया। जी जी। मैंने जैसा कि पूर्व में बताया था कि आज दिल्ली सरकार के बहुत सारे प्रिंसिपल, टीचर्स, केंद्रीय विद्यालय के बहुत सारे शिक्षक, नवोदय विद्यालय से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और सब लिख करके हमें बता रहे हैं कि आज ये चर्चा बहुत ही सार्थक रही है और जिस गहराई के साथ और व्यवस्था से जोड़कर आपने जो बात आज रखी है, ये अपने आप में बहुत ही अनुपम है, अपनाने लायक है। तो हम लोग ऐसी व्यवस्था करते हैं कि दिल्ली आपको बुलाते हैं बहुत जल्दी और लाभ देते हैं। जी भाई जी, जरूर भाई जी। सरकार से जी भाई जी। हेलो, मैं सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर। मैम फीडबैक दें। हेलो, सुरेंद्र कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली से। जी आप तक आवाज जा रही है मैम? जी जी। हाँ भैया जी, आ रही है भैया जी। नमस्ते। मध्यस्थ दर्शन को समझने में जो गणित ने आज प्रस्तुति, आपकी प्रस्तुति के माध्यम से जो इम्प्रेस हुआ हूँ मैं, उसे शब्दों में नहीं बता सकता कि कितने सरल शब्दों में आपने मध्यस्थ दर्शन को जोड़ा गणित से और हमें जो जीवन को जीना चाहिए, किस रूप में कैसे अभिव्यक्त करके जीना चाहिए, उस पर जो है आपने प्रकाश डाला। वो बहुत अच्छा लगा। और खासकर ये कि एक अध्यापक के रूप में अध्यापक को समझना, तो मैं ये एक बार पुनः चाहता था, आप अध्यापक को किस संक्षिप्त शब्द में अध्यापक को कैसे अभिव्यक्त करना चाहते हैं, एक बार उस पर रोशनी डाल दें।
जी भाई जी, तो अध्यापक की ये जिम्मेदारी है, जैसे पहले अभिभावक को समझना पड़ेगा उसके लिए। अभिभावक का मतलब है बच्चों का अभ्युदय चाहने वाला। अभ्युदय का मतलब है सर्वतोन्मुखी समाधान, अर्थात मानव जो है शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है। तो शरीर की आवश्यकता पूर्ति के क्रम में उसको स्किल्स आ जाए, और जीवन की आवश्यकता पूर्ति के क्रम में जो मूल्य है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन मूल्यों से वो कैसे जी पाए मूल्यों के साथ। तो एक गुरु की, एक पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी, और पेरेंट्स ही गुरु भी है, तो दोनों है। तो इसमें अभिभावक यदि हम बनते हैं तो हमको शरीर और जीवन दोनों का पोषण करना है, और उसी तरह से वही अभिभावक अध्यापक बनता है। भाई यदि कोई आप अध्यापक हो तो आप अभिभावक तो हो ही, उसके साथ ज्यादा बच्चों के आप अभिभावक हो गए। तो हर अध्यापक अभिभावक बन पाए, मेरा तन मन धन समर्पित हो जाए बच्चों के लिए, और उसमें अपने पढ़ाई की दीवार से मैं मुक्त हो जाऊं। मतलब मैं तो अपने आप को यही देखती थी कि मैं अपने बच्चे को जब गणित समझाना होता था, छोटा था, तो मैं क्या क्या टमाटर से, आलू से, मटर से समझाती थी। तो वो मेरी जो कल्पनाशीलता उन सब बच्चों तक लग जाए, और इसीलिए भैया यही जो मेरी जिज्ञासु प्रवृत्ति रही। तो मैंने जो TLM बनाए, तो पिछले 2 साल लगातार मेरा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है मैथ्स का, जो 10th तक के लिए मैं छोटे छोटे कुछ बनाई, और वो 2 बार मुख्यमंत्री जी ने अवार्डेड वो किए उसको, मैथ्स के जो TLM है 10th तक के। अभी तो मैं क्लास 3 की बात की थी। तो यही है भैया कि हमारी मानसिकता में 24 घंटे बच्चे चले, पूरे हम समर्पित हो जाए, अपने पढ़ाई की दीवार मिट जाए। मतलब कोई प्रिंसिपल मुझे देखे, कोई मेरा अधिकारी मुझे देखे तो मैं पढ़ाऊं, ये भाव ही नहीं, मैं अपनी तृप्ति के लिए पढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो बच्चे हैं तो मैं हूँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी मैं पैसों के लिए तो बाद की बात है, मैं खुद की तृप्ति के लिए कर रही हूँ। यदि मैं ऐसा कर पाती हूँ, क्योंकि मेरी उपयोगिता ही मेरा सम्मान है, यदि मैं उपयोगी हूँ, पर उस बच्चे की अपेक्षा है कि ये मुझे मेरी जिज्ञासाओं को शांत करे, मुझे प्रश्न मुक्त करे, मेरे हर प्रश्नों का इनके पास आंसर मिले, तो मैं वो कर पाती हूँ, तो मैं सही मायने में अध्यापक हूँ। तो केवल किताबी ज्ञान नहीं, संबंधों में कैसे जीना है। मैं तो जब वैल्यूज की क्लास लेती हूँ तो मेरे बच्चे लिख के देते हैं। मैं जन्मदिन जब मनाती हूँ भैया, तो उस बच्चे की अच्छी बातें शेयर करवाती हूँ पूरी क्लास में, फिर मैं भी उसकी अच्छी बात बताती हूँ। तो फिर बच्चे भी मेरे जन्मदिन पे अच्छी बातें बताते हैं कि आपकी क्या अच्छी बात है, कि आप गुस्से में भी बेटा जी ही बोलते हो, आपका बस स्पीच थोड़ा हाई हो जाता है। तो जो कमजोर बच्चे उनको आप जिम्मेदार बना दो, उनको क्लास को नियंत्रित करने का वो दे दो। तो बहुत सारे से छोटे छोटे बहुत प्रयोग मैंने किए और उसमें बहुत सफलता मिली। तो मैं थोड़े शब्दों में यही कहूंगी कि मैं अध्यापक नहीं बनूं, हर बच्चे की मैं अभिभावक बन पाऊं, तो अध्यापक मैं बनी चाहूंगी। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर मैम, थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, स्निग्धा नाम है मेरा, मस्जिद मोड स्कूल से। और मैं आपको बता दूं कि मैं PGT होम साइंस और गृह विज्ञान की शिक्षिका हूँ, और मुझे आज ये आपकी क्लास को अटेंड करने के बाद बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और आपके एक एक शब्द जो है वो प्रेरणादायक है मेरे लिए। और जो गृह विज्ञान एक जो सब्जेक्ट है, जहां तक लोगों को पता है कि ये सिर्फ खाना बनाने का विषय है, नहीं, ये सारे विषयों का एक मिश्रण है जिसमें गणित भी आता है। और आपने कितनी बखूबी से, इतनी अच्छे तरीके से जो आपने एक एक बात को समझाई है, वो मेरे विषय के लिए भी बहुत लाभकारी है। और मैं चाहूंगी मैम कि अगर आपकी इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो मैं अपने बच्चों के साथ साझा करना चाहूंगी, ताकि वो भी कुछ सीख पाए। और मैं भट्ट सर का, AK भट्ट सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये लिंक भेजा, और मैं आज मतलब सौभाग्यशाली समझ रही हूँ अपने आप को कि आज मैंने इस क्लास को अटेंड किया। तो थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहना। और भट्ट सर के मतलब आदरणीय अखिलेश भाई के प्रति तो हमारा पूरा उत्सव पारा कृतज्ञ है। वो जितने महान हैं, जितने विद्वान हैं, उतने ही नम्र, शालीन और सेवाभावी और पूरकता निभाते हैं। बहुत सहज सरल, तो बहुत बहुत कृतज्ञता भैया जी की। जी दीदी नमस्ते, मैं सोनाली भारती देवघर झारखंड से। दीदी मैंने आपका पूरा सुना और मुझे बहुत मजा आया दीदी। तो लर्निंग आउटकम्स जो हमारा होना चाहिए उसको हम कैसे कर सकते हैं कक्षा में बतौर अध्यापिका, मुझे बहुत मजा आया। और संक्षेप में मैं बस इतना कहना चाहूंगी
कि मैं भाषा शिक्षिका हूँ, तो हमेशा से प्रयास रहता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊँ बच्चों को, जो कुछ भी बच्चों तक पहुंचे वो उनके जीने से जुड़े। तो आपके इस क्लास से मुझे समझ में आया कि बचपन में मुझे अगर ऐसे किसी ने गणित पढ़ाया होता या बताया होता तो गणित से विरक्ति नहीं होती। तो आज मुझे बहुत मजा आया और मेरे बच्चों के लिए मुझे टूल मिल गया कि मैं गणित को कैसे पढ़ा सकती हूँ, उनको कैसे बता सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मैं बार बार सुनूंगी इसको और इसको जी कैसे अपनी कक्षा में मैं अपील कर पाऊंगी, इसको देखूंगी। जी जी। अब मैं थोड़ा सा सावित्री दीदी से पूछना चाहूंगी। सावित्री दीदी जी आप सुन रहे हैं या नीलू दीदी जी? हाँ सुन रहे हो दीदी। क्योंकि वक्त की तो मर्यादा है, पर क्या विशेष कंडीशन में नियम को थोड़ा सा वो किया जा सकता है लूज? भट्ट भैया जी कुछ शेयरिंग चाह रहे हैं, तो हाँ क्या हाँ हम दीदी कर सकते हैं, अपन अपनी मीटिंग थोड़ा 15 मिनट आगे के बढ़ा देंगे, अच्छा है ना? ठीक है, तो इसको ठीक अपन है, ठीक 3:30 तक ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दीदी जी। हाँ बड़ी मम्मी जी प्रणाम, सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं गीतेश्वरी बेमेतरा से हूँ। आज बड़ी मम्मी जी ने गणित के बारे में सारी चीजें बताई ना, सब बहुत अच्छी रही कि व्यवस्था के अर्थ में गणित होता है और व्यवस्था के अर्थ में ही गणित होता है। और योग को उन्होंने स्थान किसी जगह पे मिलते हैं सब लोग, तो उसको मिलन को योग कहा बड़ी मम्मी जी ने। और घटाना को उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अर्थ में कहीं जाते हैं काम से व्यवस्थित होने के लिए, तो वो स्थान परिवर्तन या रूप परिवर्तन के रूप में, तो उनको घटाना कहा। निश्चित समूह को दोहराना को गुणा कहा। व्यवस्था के अर्थ में विभाजन करना को भाग कहा। उन्होंने भिन्न के बारे में बताया कि इसकी जरूरत तुरंतता के लिए है, कोई भी वस्तु घटने से घटती नहीं, बढ़ने से बढ़ती नहीं है, तो इस रूप में भिन्न की अवधारणा को बताई। और घटते क्रम बढ़ते क्रम को परिवार के साथ में, दादाजी पिताजी के साथ में भी बच्चों को बताने की बात की। चारों अवस्थाओं के साथ में बच्चों को बताने का बताया। और सम विषम के रूप में जिन वस्तुओं का 2-2 जोड़ा बनता है वो सम संख्याएं हैं, और विषम जिन संख्याओं में 2-2 का जोड़ा बनने के बाद एक बच जाता है उसको विषम कहा। इसको शरीर दोनों आँख कान और नाक की तरह से उदाहरण देकर बच्चों को समझाया जा सकता है। मापन में उन्होंने कहा कि व्यवस्था के अर्थ में मापन होता है तो अमानक इकाई और मानक इकाई 2 रूप से नापा जाता है। बोला अमानक इकाई हाथ दीप्ते से नापते हैं, मानक इकाई में प्रतीक चिन्हों के माध्यम से नापते हैं, तो इसी से व्यवस्था में व्यवस्था होता है। ऐसे कहा टाइम के बारे में, काल क्रिया की अवधि को काल कहा उन्होंने। कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी निश्चित अवधि होती है, उसको काल बोलते हैं। और क्रिया होती है कोई भी तो उसका प्रयोजन होता है, प्रयोजन और आवर्तनशीलता होती है। तो विद्यालय भी आते हैं तो उस प्रयोजन के हिसाब से आते हैं कि पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए, तो ये प्रयोजन हुआ। आवर्तनशीलता व्यवहार का आवर्तनशीलता बताया उन्होंने कि कोई टीचर किसी को बुलाने को बोले और जाके बच्चा वो टीचर अगर बोले कि 10 मिनट में आ रही हूँ, तो दूसरे टीचर की बात को पहले टीचर तक पहुंचाना, इसको व्यवहार की आवर्तनशीलता कहा। और नहाने का प्रयोजन में शरीर सफाई को प्रयोजन कहा। और आवर्तनशीलता के रूप में मग बाल्टी को सही समय सही स्थान में रखना, स्कूल से जाने के बाद में अपने जूते बैग हर चीज को व्यवस्थित रखने को आवर्तनशीलता कहा। बड़ी मम्मी जी ने घड़ी के विषय में निश्चित समय में कार्य करने के लिए घड़ी की आवश्यकता को बताया उन्होंने। दिशा में बताया उन्होंने कि पूर्व की तरफ मुंह करके इंसान खड़ा हो जाए तो सामने का पूर्व हुआ, पीछे पश्चिम हुआ, दायां दक्षिण और बायां उत्तर हुआ। इस तरह से बच्चों को बताया जा सकता है। ज्यामितीय आकृतियों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने जो वस्तु का बनाई उनको मानवकृत आकृति कहा जा सकता है, ऐसे बताया। परिमाप में चारों ओर नापना, जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयताकार, इन सभी को बताना है। धन्यवाद। और समिति के बारे में भी बताया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया, बहुत अच्छे से समझाया बड़ी मम्मी जी। जी हाँ, अगले और भाई बहन भी दे देना। नीलमणि दीदी कंटिन्यू। जी जी मैम नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, विवेक INS स्कूल का। और मैम ये मैं बोला था कि ऐसे तो मैं साइंस का टीचर हूँ, लेकिन जो आपने मैथ्स का बताया, बेसिकली जो जितना भी चीजें बताई काफी समझ में आया, और ये काफी हेल्पफुल है टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल है मैम। मतलब काफी अच्छे से समझ में आया, बेसिक तरीके से आपने बिल्कुल अच्छे से क्लासरूम लिए, वो बहुत अच्छा था। थैंक यू मैम। धन्यवाद भाई जी। नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है, और सच में मैं कृतज्ञ हूँ आपका कि ये मौका मिला हमें गौरी बहन को फिर से सुनने का।
एक बार मैं पहले भी सुन चुका हूँ मैम को और तेज कीजिए आप प्लीज। ओके, मैं कृतज्ञ हूँ आपका कि मतलब ये मौका हमें दिया गया और जिस तरह से गणित विषय को अपने जीवन में ढाल के और जीवन विद्या के मूल्यों के साथ सीखने और समझने और उसका शिक्षण करने की आवश्यकता है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जिस हिसाब का आज सेशन रहा और जिस हिसाब से हमने समझा, तो बहुत उम्मीद है कि हम ये मैनुअल हमारे लिए और मिल जाएं तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा और हम बच्चों तक वो बातें ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचा पाएंगे। वरना आज तो हम बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं गणित का शिक्षक हूँ और साथ ही साथ इस चीज़ों को जी रहा हूँ, जीवन विद्या के मूल्यों को पूरा ढालने की कोशिश करता हूँ अपने जीवन में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज सुनकर गौरी बहन को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई जी। ये बुक यूट्यूब में डली हुई है, आपको उपलब्ध हो जाएगी। हम भट्ट भाई जी को भिजवा देंगे उसकी लिंक। और इतने सारे लोग आज जुड़े, 100 लोग, और सबने ध्यान से सुना, तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सावित्री दीदी जी ने और नीलू दीदी जी ने इतने बढ़िया से संचालन किया और हमारे उत्सव पारा के सारे भाई बहनों के सहयोग से हम जो ये कर पा रहे हैं और हमारा जो कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, और सारे हमारे शिक्षक बंधु जो पूरे सभी केंद्रों से जुड़े हैं, सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक कृतज्ञता। नमस्कार। थैंक यू दीदी।